Good afternoon and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are going to discover how we can manage or how we can go beyond traditional disposal methods to transform waste into valuable resources. So we are going to learn about practical strategies for a more sustainable and resourceful future. और इस मौजू के लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर गेस्ट मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाए हमीदुल्लाह साहब. आप फाउंडर हैं ऑफ ई गार्ड विच इज़ एन इनोवेटिव लो कॉस्ट इनिशिएटिव ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. आपने अपनी ज़िंदगी की पिछली 3 दिहाइयाँ जो हैं वो सर्व की हैं टू अपलिफ्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, ख़ास तौर पे शहर रावलपिंडी में. आप कैपेसिटी बिल्डिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट टू बिजनेस अप्रोचेज़ में आपकी महारत है एंड वी आर ग्रेटफुल कि आज वो हमारे साथ मौजूद है और हमें उनसे सीखने का मौका मिलेगा. बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है कैसरा सिद्दीक. आपका मेजर है इन्वायरमेंटल साइंसेज़ में और आप आज के सेशन की निज़ामत और मेज़बानी की ज़िम्मेदारी निभाएंगी. हमेशा की तरह प्लीज़ एक फेवर दीजिए कि अपने सेल फोन जो है वो साइलेंट मोड में कर लें ताकि किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो. व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A, आप इस गुफ्तगू में ज़रूर शरीक हों. फॉर इट जस्ट रेज योर हैंड और ये माइक्रोफोन जब आपके हाथ में आए तो आप लबकुशाई कीजिएगा. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम हमीदुल्लाह साहब एंड कैसरा सिद्दीक. थैंक यू. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आफाक. और सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं ब्लैक होल में और अपने सारे सामीन नाज़रीन को भी. और आज का जो मौजू है वो जैसे कि बोर्ड पर देखा जा सकता है, ट्रांसफॉर्मिंग हाउस होल्ड वेस्ट इनटू रिसोर्सेज. जैसे आफाक ने अभी ज़िक्र किया कि आपने अपनी उम्र का आधे से ज़्यादा हिस्सा तकरीबन वक्फ़ किया है इस शोबे में. और सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू करेंगे आपके इन एक्टिव 30 सालों की छोटी सी कहानी से, क्योंकि आमतौर पर यही देखा गया है कि जहाँ पे वेस्ट की बात आ जाती है वहाँ पे लोग बहुत हिचकिचाते हैं उस साइड पे. क्योंकि मैं ख़ुद स्टूडेंट हूँ और मैंने अमूमी तौर पे स्टूडेंट्स में भी ये रवैया देखा है कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो उसको लेके थोड़े उसके ऊपर काम करने में, उस पर रिसर्च करने में वो थोड़े हिचकिचाते हैं. लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी के 30 साल दिए हैं इसको, तो हम थोड़ा सा आपसे बैकग्राउंड जानेंगे आपका कि आपका किस तरह से दिलचस्पी पैदा हुई आपकी इसमें, और उसके बाद से फिर हम मज़ीद इस पर गुफ्तगू करते हैं. जी, बहुत शुक्रिया. सबसे पहले आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें तलाश किया और यहाँ तक आए, और फिर इस इदारे का और इसके मुंतज़मीन का और दोस्तों का जो आज तशरीफ़ यहाँ पे लाए हैं. और ये खुशी है कि भाई कुछ लोग वेस्ट के मुतल्लिक जानना चाहते हैं या वेस्ट के लिए आए हैं. मेरी कहानी ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है. मेरा बचपना जो है राजा बाज़ार के करीब गुजरा है रावलपिंडी में. तो वो डंपिंग साइट थी. नॉर्मली होता ये है कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ एरियाज़ होते हैं तो सराउंडिंग में जो आबादियाँ होती हैं, आबादियों के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जैसे पुराने शहर थे, फिर फैलते गए, फिर स्लम डेवलप हुए. तो रावलपिंडी में काफ़ी सारे डोक डेवलप हुए, स्लम हैं या गोट जिसे आप कह सकते हैं. तो उनके उन डोकों में से एक डोक में मैं भी रहता था. वहाँ म्यूनसिपैलिटी का कचरा सारा फेंकते थे वहाँ पे ला के. तो हम भी वहीं पे रहते थे, हमारी रिहाइश भी वहीं थी. क्योंकि नॉर्मली जब आप माइग्रेट करते हैं रूरल टू अर्बन तो शुरू में आप पैराफ्रीज में रहते हैं, या वो पैराफ्रीज होता है, बाद में फिर वो शहर का हिस्सा बनता है. तो हम भी उसका एक हिस्सा थे. तो उस ज़माने में फिर ये था कि वहाँ 2-3 फैमिलियाँ थी. एक बड़ी फैमिली थी जिनके 400 घर थे. तो उन घरों के जितने भी बच्चे थे और औरतें थी सारी, वो फैमिली जो थी वो वेस्ट में से कपड़े कलेक्ट करते थे. और उनको जिस दरिया की नाला की बात, अभी तो नाला लई हो गया, जिस दरिया की हमने बात की, तो उसमें वो धोते थे और उसको फिर उसका बंडल बना के. तो हमारे पास जो राजा बाज़ार के करीब वहाँ पे ट्रकों के अड्डे भी थे, मिस्त्रियों के भी थे, फिर बदाई का अड्डा भी वहाँ पहले उधर था बसों का. तो वहाँ पे जाके वो सेल करते थे उसको. तो जो 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 ये हैं मैकेनिक हैं गाड़ियों के, वो जब ऑयल हाथ पे लग जाता है या गाड़ी को साफ़ करने होते तो उससे साफ़ करते. तो उनका एक रोज़गार का 400 घरों का. अब मैं भी उन बच्चों के साथ रहता था.
तो मैंने इत्तेफाक से वहाँ पे मैट्रिक कर लिया। उस पूरे इलाके में मैं पहला मैट्रिक पास था यानी उस ज़माने में। तो मैंने मैट्रिक कर लिया। तो कौन सा सन था सर? हाँ, कुछ ज़्यादा दूर नहीं, को 85 से ऑनवर्ड जो है ना उस ज़माने में। तो मैंने वो किया। तो मैंने वहाँ बच्चे जो थे, मैं चाह रहा था कि फिर उनको पढ़ाऊँ। तो जो बच्चे वेस्ट में काम करते थे मैं उनको पढ़ाता था। मेरी जो किताब है कचरे में जन्म, अगर आप दिखा सकें तो ये मैंने इसी पैराए में सारी किताब लिखी है, कचरे में जन्म। तो ये एक बुक है। तो हाँ, तो अब उस ज़माने में ये मैं फिर उन बच्चों को पढ़ाता था और हमारे पास पैसे नहीं होते थे। मतलब हम खुद भी वर्किंग क्लास से थे, तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे। तो फिर हम ये करते थे कि उन बच्चों को, पहले तो बच्चे पढ़ने के लिए राज़ी नहीं थे, तो फिर हम उनको शाम को पढ़ाते थे। सुबह वो कहते थे कि हमारे बच्चे हैं वो 10-10 रुपये ले आते हैं, तो वो 100 रुपये शाम को ले आते हैं, हमारी हंडी कटवी चलती है इससे। तो आप अगर इनको पढ़ाएंगे तो फिर ये पैसे नहीं होंगे। तो मैं फिर उनको कहता था कि हम शाम को पढ़ेंगे। तो फिर ये हुआ कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करें, वो ज़्यादातर पश्तून फैमिलियाँ थी। तो नॉर्मली उस ज़माने में कल्चर ये होता था कि जब औरतें घरों में रोटियां पकाती थी तो एक रोटी फालतू पका लेती थी कि कोई मेहमान आ जाए तो हमें दोबारा आग न लगानी पड़े और इस तरीके से। तो वो रोटी अमूमन बच जाती थी। तो वो हमने उनसे कलेक्ट करना शुरू की। तो हफ्ते में एक बच्चा औसतन जो है वो कोई 1 किलो रोटी ले आता था, 1 kg। उस वक्त 6 रुपये किलो सेल होती थी। तो मैंने कोई 1000 बच्चे इकट्ठे कर लिए थे वहाँ पे, उस आबादी के सारे। तो मेरे पास 1 टन रोटी वीकली आ जाती थी। और वहाँ पे भैंसें थी, वो 327 भैंसें थी। मैंने भैंसें भी गिनी हुई थी, एक एक चीज़ गिनी हुई थी वो। तो वो जो है उन्होंने फिर ये किया कि वो भैंसों को आगे हम बेच देते थे उनके मालिकों के आगे। तो हमारे पास 6000 रुपये वीकली आ जाते थे। तो 24,000 रुपये तो हमने उन बच्चों को पढ़ाया। मेरे पढ़े हुए बच्चे यानी हमारे फिर यहाँ वेस्टेज में APS है या इस तरह के स्कूल है, यानी जिस कॉलेज में मैं दाखिला नहीं ले सका, यानी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं गार्डन कॉलेज से पढ़ सका, लेकिन मैं नहीं पढ़ सका, मेरे बच्चे फिर वहाँ से पढ़े। और मुझे असगर माल में दाखिला मिला, मैंने असगर माल से ग्रेजुएशन किया, लेकिन मैं गार्डन कॉलेज से नहीं पढ़ सका। उसका स्टैंडर्ड हाई होता था, उससे ज़्यादा वो सर सैयद कॉलेज का होता था जो सदर में था, और जो FG का था। और ये जो गार्डन कॉलेज था इसके जो थे वो फर्स्ट क्लास वाले बच्चे वहाँ पढ़ते थे। तो मेरे बच्चे सिर्फ फिर वहाँ से पढ़े सारे। तो फिर ये हुआ कि इस दौरान फिर ये 9/11 हुआ। 9/11 से ज़रा पहले 2000 तक मैं वहाँ पे चलाता रहा। तो फिर एक एम्बेसडर आई पाकिस्तान में, वेंडी चैम्बरलेन, अमेरिकन एम्बेसडर थी। तो वो आई हमें देखने के लिए वो सारा कुछ। तो उन्होंने फिर हमें कहा कि जी आप हमारे साथ जो है ना, उन्होंने फिर हमारे जो यहाँ के साथी थे, जो कुलीग थे, जो लोग थे, उन्होंने करके तो फिर उन्होंने हमें एक एजुकेशन प्रोग्राम में अमेरिका भेजा। तो फिर हमने वहाँ से सीखा, फिर यहाँ आके उनके साथ काम किया को 7-8 साल। तो और इस दौरान एक और बड़ी शख्सियत मेरे पास आए जो मैं आप लोगों के इल्म में लाना चाह रहा हूँ। ये 98 की बात है। मेरे पास तकरीबन दुनिया से लोग आते थे, उस स्लम में आते थे। अरे लंदन की यूनिवर्सिटी के 15-15 मुल्कों के लोग मेरे पास आते थे और एक हफ्ता मेरे पास ठहरते थे। वहाँ फ्लैशमैन में हम ठहराते थे उनको, सदर में, वो सारा। तो लेकिन एक बड़ी शख्सियत उस ज़माने में हमारे पास आई, डॉक्टर अख्तर हमीद खान साहब आए हमारे पास। तो डॉक्टर साहब ने फिर हमें कहा कि भाई आप लोग आएँ, वहाँ भी देखें चल के, औरंगी में। फिर हमने उनके साथ देखा। लेकिन वेंडी ने फिर ये किया, वेंडी चैम्बरलेन के साथ हम फिर यहाँ के जो साथी हैं उन्होंने, कुछ दोस्तों ने हमें वहाँ फैसिलिटेट किया। तो हम उनके साथ फिर काम कर रहे थे कि 2009 तक फिर उनके साथ काम किया। तो 2009 में वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं फारिग था कि अब क्या करूं। तो फिर मैंने एक कंपनी बनाई ई-गार्ड के नाम से। अब ई-गार्ड का तस्वर ऐसे आया कि 9/11 के बाद, अगर आप लोग, चूँकि सारे इस्लामाबादी हैं मेरे ख्याल में, तो यहाँ गलियों में गार्ड बहुत ज़्यादा होते थे, हर जगह पे बंदूक लेके घूम रहे होते थे। तो हम कुछ 2-3 दोस्त वहाँ, चूँकि F6 में हम काम कर रहे थे, तो वहाँ उस गली में हम घूमते थे।
तो हमने कहा यार ये तो गार्ड हैं, ये तो उससे बचाते हैं, तो कोई इन्वायरमेंट गार्ड भी होना चाहिए, ई गार्ड भी होना चाहिए कोई ना। तो हमने 2009 में, मेरे दोस्त थे न्यूज़ के कार्टूनिस्ट हैं, अख्तर शाह नाम है उनका, आप लोग जानते होंगे, तो वो और एक साथी और हमारे आबिद साहब दोस्त हैं, तो हम उन गलियों में घूमते थे तो हम वो देखते थे, तो हमने फिर ई गार्ड की बुनियाद रखी, इन्वायरमेंट गार्ड। तो हमने जब यहाँ से फारिग हुए तो ई गार्ड के नाम से हमने फिर डोक सईदा पिंडी में एक जगह है, वहाँ हमने कोई 2000 घरों का पायलट किया, 2000 घरों का पायलट किया, और उसमें हम ना घरों से कचरा इकट्ठा करते थे, तो हम 100 रुपये महीना लेते थे। तो ये जो इनके साथ में काम कर रहा था ये बड़े थोड़े पैसे देते थे, वहाँ 2 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया एकदम से मंथली। कुछ 100 रुपये हम लेते थे घर से, और 2000 घर थे तो 2 लाख रुपए आने शुरू हो गए। तो हमने को 19 वर्कर रख लिए वहाँ पे, और एक छोटी सी जगह ले ली, और उसमें हमने, अब उसमें सिर्फ हमें जो समझ थी उस वक़्त तक वो ये था कि उसमें रिसाइकलेबल थे जो, वो हम निकाल लेते थे। अब मैं आपको थोड़ी सी आपको कचरे की साइंस समझाता हूँ, साबरा का काम मैं आसान कर रहा हूँ हल्की सी बात ये कर लूँ ताकि फिर आपकी तरफ आता कि वो हम ना फिर उसमें कचरे में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक ग्रीन वेस्ट होता है जो आपका किचन वेस्ट है, एक रिसाइकलेबल होता है जो लोहा, तांबा, पतरा, प्लास्टिक, शीशा, कागज़, पतरा, ये सारी चीज़ें, और एक रिजेक्ट वेस्ट हम उसे कहते हैं जिसमें पैम्पर, डायपर या इस तरह की चीज़ें, सैनिटरी पैड वगैरह या इस तरह की चीज़ें। तो जो रिसाइकलेबल होता था वो 25% होता है, वो हम सेल कर दिया करते थे। तो उससे हमने वहाँ भी उसकी इंटरप्रेन्योरल एक एक्टिविटी की। हम 30,000 रुपये महीने का वहीं पे हमने बंदा बिठा दिया, उसके आगे सेल करते थे, वो आगे 60,000 रुपये का सेल करता था, यानी उस तरीके से ना। तो वो फिर एक हुआ, लेकिन जहाँ हम कचरा बाहर निकाल लाते थे तो म्यूनसिपैलिटी हमारे पीछे पड़ जाती थी। म्यूनसिपैलिटी हमारे पीछे पड़ जाती थी कि आपने हमारे लिए काम ढूंढ लिया है, पहले तो नालियों गलियों में पड़ा होता है, अब जो है आप निकाल के बाहर ले आए हैं तो हमें उठाना पड़ता है, हमें एक की जगह 6 ट्रॉलियाँ उठानी पड़ती हैं या 4 ट्रॉलियाँ उठानी पड़ती। तो एक साहब फिर उन दिनों आए बैंकॉक से, और वो थे यूनिस्कैप के, तो वो आए तो उन्होंने कहा हम आपको एक सॉल्यूशन देते हैं इसका, कि एक हम आपको ऐसा सेंटर बना देंगे जिसमें वेस्ट ज़ीरो हो जाएगा, वेस्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो उसका नाम है इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी सेंटर। तो हमने कहा अच्छा ये कहीं पे है, कहीं बना हुआ है? तो उन्होंने कहा हाँ वियतनाम में बना है, बांग्लादेश में है, ओरिजिन उसका वो है, फिर श्रीलंका में मौजूद है, तो आप चलें हम आपको दिखाते भी हैं। तो फिर हमने IRRC की बुनियाद रखी, और इसकी हमारी एनुअल रिपोर्ट होती है, मैं आप ये हमारे पीछे यहाँ पड़ी हुई एनुअल रिपोर्ट, तो हम हर साल उसकी बनाते हैं। वहाँ वेस्ट आता है और ज़ीरो हो जाता है। तो अब आप जी काफ़ी एफ़र्ट होती है, ज़ाहिर है। जब अब हम 30 साल बाद एक देखते हैं आपके, मैंने देखे हैं कुछ रिव्यूज़ भी देखे हैं ई-गार्ड के, जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं और वो रिमार्क्स देते हैं, तो वो 30 साल की जो आपकी एक एफ़र्ट है वो नज़र आती है। और ये भी देखने को मिलता है कि बहुत कम इस तरह के लोग हैं पाकिस्तान में, या बहुत कम इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं जो कि कचरे को किसी इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि वेस्ट इज़ द रॉ मटेरियल इन द रॉन्ग प्लेस। अगर आप इससे मुतफिक हों, या फिर इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ लेकिन हमारे यहाँ कचरा तो बेतहाशा मिलियंस टन्स के हिसाब से एनुअली हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, या उसको इवन डंप भी कैसे करना है, इसके ऊपर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत कम काम हुआ है। मैं ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि एक तालिब इल्म की हैसियत से, कि हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, म्यूनसिपल सिस्टम जो है, वो किस तरह से वर्क कर रहा है, हम इस पे भी थोड़ी सी बात करें, उसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है,
और उसके चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि आपका जो मॉडल है उस पे तो हम थ्रू आउट बात करते रहेंगे। आपने काफ़ी हद तक उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि वो किस तरह से वर्क करता है, हम उसको मज़ीद भी उस पर बात करेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है एक म्यूनसिपल, वो किस तरह से, उसके चैलेंजेस क्या हैं और वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है और कैसे वर्क करता है? देखिए, इकोसिस्टम नहीं है माफ़ी चाहता हूँ। यानी हम इस्लामाबाद जो है ना, यानी जो कैपिटल होता है ये किसी मुल्क का ड्राइंग रूम होता है और हमारा ड्राइंग रूम ही गंदा है। हम दोस्तों से बात करते हैं, हमारे ज़्यादा असातिज़ा कराची से हैं, आरिफ हसन साहब हैं, आर्किटेक्ट हैं, अख्तर हमीद ख़ान साहब हैं, फजल नूर साहब हैं, बाकी सारे असातिज़ा URC के कुछ साथी हैं। तो हम कभी कभी निजी महफ़िलों में आपस में मजाक करते हैं, हम कहते हैं यार ये हमारे असातिज़ा सारे कराची में थे और वो कराची कचराची बन गया है। अब हम यही कहते हैं कि हम सारे यहाँ इस्लामाबादी हैं और हमें लग रहा है कि हमारे जाने के बाद इस्लामाबाद भी कराची कचराची बन जाएगा। तो हमने एक विज़न इसका बनाया कि जब इस्लामाबाद 100 साल का हो जाएगा या पाकिस्तान 100 साल का हो जाएगा, यानी 2047 में जब हम बैठे होंगे, तो हम एक ऐसा विज़न लेके चलें। इस्लामाबाद में अल्लाह ताला के फजलो करम से इन्होंने पहले नस्ट यूनिवर्सिटी भरी कचरे से, फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी भरी, आजकल नेशनल यूनिवर्सिटी भर रहे हैं और आपको यहाँ सामने नज़र नहीं आ रहा। और ये एक छोटे से पोर्शन से उठाते हैं, यानी इस्लामाबाद का जो फैलाव है वो पहले 50 यूनियन कौंसलें थे, अब इन्होंने 100 बना दी हैं। तो जो 50 यूनियन कौंसलें, तो अगर आप नक्शे पे देखें तो ये कुछ 10% हिस्से को हैंडल करते हैं, जो कैपिटल डेवलपमेंट, कैपिटल CDA का इदारा। अब CDA है कैपिटल डेवलपमेंट, सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट नहीं है, यानी आपके पूरे मतलब इस्लामाबाद को उन्होंने हैंडल करना है। वो सिर्फ हैंडल करते हैं तो अर्बन एरिया को करते हैं, वो भी ये 4-6 सेक्टर हैं, यानी ये शुरू होते हैं F5 से शुरू होके तो ये 14 तक, 14 में भी नहीं करे हुए, 13 बेचारे वाले वो भी सारे वो हैं, मतलब 11 तक, इसी तक, इस तक बस सिर्फ कर रहे हैं जी, 11 तक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आगे गई गड़प है सारा कुछ, जो हालात हैं वो सारों को पता है। और इसका वेस्ट भी उठा के ये पहले यूनिवर्सिटियों में डाला, अभी ये लोसर लेके जा रहे हैं और इसके बाद ये गुजर खान लेके जाएंगे। इनके पास भी सिस्टम नहीं है, पैसे ये दिल खोल के मांगते हैं। ये 1 बिलियन रुपया इस साल इन्होंने पिछले साल मांगा। यहाँ एक मिनिस्टर आए थे, बड़े अच्छे वो थे, अमीन असलम साहब आए थे, तो उन्होंने इनसे फड्डा डाला कि भाई साहब जो 80% इस्लामाबाद का वेस्ट है, रूरल एरिया है, वो खुद मैनेज हो रहा है, आप क्यों 20% के लिए इतने पैसे मांग रहे हैं? यानी वो खुद से मैनेज हो रहा है। आपके जो सराउंडिंग में, यानी बाराकाऊ का एरिया, तरनौल का एरिया और PWD की तरफ आप चले जाएं, यानी ये सारा एरिया, ये सारे रूरल एरियाज़ हैं। वहाँ पे UC ये कर रही है कि उसको आउटसोर्स उन्होंने किया हुआ है और वो खुद से मैनेज कर रही है उसको। ये जो अर्बन सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा है, यानी आप नक्शे पे देखेंगे तो आपको 2 उंगलियों के बराबर ही नज़र आएगा जिसको ये मैनेज कर रहे हैं, जिसके लिए इतनी बड़ी जम्मे गफ़ीर है यहाँ पे। और उनके भी यहाँ ये हाईली पोलिटिसाइज है चूँकि, और जो टॉप लेवल पे ऑफिसर्स हैं वो सारे पोलिटिसाइज हैं सारे वो सारे, और उनका इंटरेस्ट सिर्फ ये होता है कि जो अगर वो साल के लिए आएँ या 2 साल तो आराम से गुजर जाएं, उनको किसी मुज़ाहमत का सामना ना करना पड़े, उनका ख्याल है। जो नीचे लोअर लेवल पे लोग हैं उनका विजन नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप हम नहीं जाते, हम सिंध के दूर दराज इलाकों में नहीं जाते, हम चतराल नहीं जा रहे, हम हंगू नहीं जा रहे, यानी पाकिस्तान हम पूरे में नहीं जा रहे, हम सिर्फ इस्लामाबाद में रह रहे हैं। इस्लामाबाद का सिनेरियो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। आप अभी यहाँ से उठें, चलें, ये मेट्रो के पीछे गन डालते हैं, वहाँ से फिर ले जाके लोसर में डाल के आते हैं, अभी फिर उसके आगे लेके जाएंगे। इस्लामाबाद का एक प्लाट जो है इस वक्त, वो पिछले दिनों जो एक प्लाट बिका 64 अरब रुपए का बिका, यानी एक छोटा सा प्लॉट यहाँ पे इतने पैसों का है, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की सिस्टम ये है, जो आपने सिस्टम का सवाल किया, तो सिस्टम इस्लामाबाद का मैंने आपके सामने खोल के रख दिया। और इसमें जो GT रोड के उस तरफ हैं वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, या जोन 5 में, जोन 2 में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं। और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों के साथ साथ यहाँ पे बड़े बड़े होटल हैं, 5 स्टार होटल, और 25-25 मंजिला इमारतें हैं, उनका वेस्ट भी मैनेज नहीं हो रहा, वो भी किसी पठान को दे देते हैं। माफ़ी के साथ मैं खुद भी पठान हूँ,
लेकिन वो ये करते हैं और वो कहीं फेंक आता है, उसमें से साफ साफ चीज़ें निकाल लेते हैं और वो कहीं फेंक आता है उसको। आप चले जाएं, ये जो 25 मंजिला ब्लू एरिया में इमारतें हैं ना, इनका एक दिन वेस्ट आप लोग स्टडी कर लें, आप लोग जो यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, तो आपको एक अजीब सिनेरियो नज़र आएगा कि ये हम किस जहान में रह रहे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं कि हमारे इतने बड़े शहर का, इतने अच्छे खूबसूरत शहर की ये हालत है कि इसकी वेस्ट मैनेजमेंट ये है। वेस्ट वाटर की तो अभी मैंने आपसे बात कर ही ली थी, वो तो किसी को नज़र ही नहीं आता, वो तो नीचे तक सारा गंद करते हैं। हमने इनको कहा कि भाई ये हमारे पिंडी वालों को तो चिंची नहीं गुजरने देते और अपना सारा गंद हमें देते हैं, ठीक है ना। यानी अब हमने इनको कहा कि भाई ये सारी सूरत हाल है, तो आप अपना गंद तो बंदोबस्त करें, मतलब कम से कम ये है कि ये जो वेस्ट वाटर है कम से कम खुदा के लिए इसका तो बंदोबस्त करें, कहीं पे इसको तो ट्रीट करें। तो ये नहीं करते, पिंडी को दे रहे हैं सारा गंद, नीचे तक लोग बीमार हो रहे हैं। फिर मैंने जैसे आपको कहा कि वो भी नेक वक्त लोग हैं पिंडी वाले, वो फिर आगे जाके हडियाला रोड पे उसी से सब्जियां उगा के आपको वापस खिलाते हैं। जो आप लोग अच्छे होटलों में खा रहे हैं, ये ग्रीन पत्ते और ये लाल टमाटर, ये सारे उधर से आते हैं सारे ना। खुद भी खा रहे होंगे, खुद भी खा रहे होंगे। तो अब सिस्टम ये है, अब जो सिस्टम की बात है, अब ऐसे में कुछ होना चाहिए। तो हमने एक विजन दिया 2047 का कि अगले 25 साल में हम कम से कम इस्लामाबाद की हद तक, इस्लामाबाद का क्यों कह रहे हैं कि इसमें रूरल भी है, अर्बन भी है, यहाँ दरिया भी अच्छे मौजूद हैं, यानी साफ़ सुथरे दरिया भी कुछ यहाँ मौजूद है, पहाड़ी इलाका भी यहाँ पे मौजूद है, यानी पाकिस्तान, और यहाँ पे उस तरह की ज़ुबानें बोलने वाले भी सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ एग्रीकल्चर लैंड भी है और यहाँ पे इंडस्ट्री भी है और यहाँ बड़ी बिल्डिंगें भी हैं और ये सारा कुछ है। तो अगर हम इसी को मॉडल बना लें तो हम पूरे पाकिस्तान को ट्रेनिंग दे सकते हैं यहाँ पे ला के। यहाँ पे हमारे पास वसाइल भी हैं, यानी अगर हम इसी को बना लें तो हम मुख्तलिफ म्यूनसिपैलिटीज़ को या टाउन कमेटियों को या छोटी शहरों को, उनको ला के दिखा सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमने ये किया इस्लामाबाद में, आप अपने वसाइल के मुताबिक देखें और इसको रेप्लिकेट करें। लेकिन इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे कोई साइंटिफिक लैंडफिल साइट नहीं है और हम लैंडफिल साइट के सख्त ख़िलाफ़ हैं। हमारा उसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ है, वो हम आपसे शेयर करते हैं। तो ये सिस्टम है यहाँ पे। अच्छा, अभी मुझे आपकी बात से ये तासुर मिल रहा है कि हमें तो अभी डंपिंग के इश्यूज़ जो हैं वो ही बहुत ज़्यादा दरपेश हैं। तो जो दुनिया तो वेस्ट को यूज़ कर रही है, एनर्जी बना रही है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, और जैसे आप भी कंपोस्ट बनाते हैं, कंपोस्टिंग है, बाकी और बहुत कुछ उससे बन रहा है। तो हमारे तो अभी हमें ये नहीं समझ आ रही कि हमने उसको प्रॉपर डंप करना है। और या जैसे मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ आपसे कि लैंडफिल्स जो हैं वो जितना ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करती हैं या उसके जो लीचिंग है उसके जो इश्यूज़ हैं वो ऐसी कोई इनकरेज करने वाली चीज़ नहीं है कि आप कोई सूटेबल जगह ढूंढ लें और जी वहाँ पर डंप कर दें। अल्टीमेटली आपने उसको यूज़ ही करना, रीयूज़ करना है, तो तब जाके मसाइल हल होने हैं। और मैं एक चीज़ और भी पूछना चाह रही थी कि आपके ख़्याल में जो हमारे कल्चरल या जो हमारे बिहेवियर हैं वो भी किसी हद तक इसमें उनका भी अमल दखल है, क्योंकि हम इज्तिमाई जो है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तो बात कर लेते हैं कि जी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है या ठीक वर्क नहीं कर रहा या है ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबसे पहले इनफरादी तौर पर देखेंगे, फिर हम उसको कलेक्टिव उस पर लेके जाएंगे। हमारे जो रवैये हैं इसको लेकर, वेस्ट को लेकर, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है वेस्ट क्रिएट करने में? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको बात बताऊँ कि देखिए यहाँ पे अब लोग चाह रहे हैं कि वेस्ट को प्रॉपर वो डिस्पोज ऑफ करें, लेकिन मौके नहीं मौजूद, आगे उनको जगह नहीं मिलती। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो चंद मिसालें हैं कि लोग गाड़ियों से पेप्सी फेंक रहे होते हैं, केलों के छिलके बड़ी बड़ी गाड़ियों से फेंक रहे होते हैं, मतलब वो अपनी जगह अच्छी, ठीक बात आप कर रही हैं। या फिर लोग जो है ना जगह जगह चीज़ें फैला रहे होते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब प्रॉपर हमारे पास ये रवैये भी आपके तब दुरुस्त होंगे, आप जाके दुबई में फेंक के तो बताएं ज़रा, सिंगापुर में फेंक के तो बताएं जाके, ठीक है। आपको हर जगह बिन मिलेगा, आपको हर जगह पे प्रॉपर सिस्टम मिलेगा। यानी हमारे यहाँ जो ठीक है, हमारे अमूमी रवैये और ये रवैये भी हमें शुरू करने। मैं जब अमेरिका गया
तो मैं कुछ 17 स्टेट में गया वहाँ पे। तो मैं जब घूमा वहाँ पे तो वापस आया तो मुझे जो हमारी कंट्री डायरेक्टर थी, वर्ल्ड की डायरेक्टर थी, उसने कहा हमीदुल्लाह क्या आपको अच्छा लगा? मैंने कहा आप इतनी डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ करते हैं, कहीं कचरा नहीं है, मुझे कचरा कहीं नज़र नहीं आया। कहता मेरे साथ आओ। वो मुझे एक छोटे से स्कूल में ले गई जिसमें 3 से 5 साल के अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे थे। उन बच्चों के आगे वो हमारी कुलीग थी कोलिन, वो बैठी हुई थी, उनको पढ़ा रही थी। तो ब्रेक टाइम में उनके आगे बिस्किट और वो टिश्यू पेपर और पानी की गिलास और ये रख दिया और चुपके से ला के एक डस्टबिन साथ रख दिया। ठीक है, 9 बच्चों ने जब वो सारा फिनिश किया तो उन्होंने वेस्ट अपना उठा के उसमें डाला, 3 ने नहीं डाला। तो उन्होंने फिर उनको बच्चों को कहा कि भाई आपने नहीं डाला, तो 2 ने तो आन कराहन डाल दिया। एक फिर भी जो था, मुझे लगा कि उसकी नानी पाकिस्तानी है, कहीं ये नहीं डालेगा, अलेक्जेंडर नाम था उसका, तो वो जो है ना मुझे आज भी याद है, उसने बड़ी मुश्किल से जाके उस बिन में डाला। ठीक है, तो ये भी हमें फिर फेडरल एरिया आता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा, मैंने इनके साथ 8 साल काम किया फेडरल डायरेक्टरेट के साथ, FG के स्कूलों के साथ। फिर भी यहाँ पे कुछ 4-6 स्कूल हैं जिसमें लोग अपनी सिफारिशें लड़ा के F6 में या इसमें अपने बच्चे दाखिल कराते हैं, या G11 तक। G11 से इधर आगे ज़रा चले जाएं तो फिर गंज गड़प है, सारा वही हालात है। माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक बुरा सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे और इससे अच्छा लफ्ज़ मिल नहीं रहा कि मैं करूँ। तो यहाँ से अगर G11 से उधर चले जाएँ, या आप गोल्डे की तरफ चले जाएँ या चले जाएँ, तो आपके स्कूलों के वही हालात हैं कि जो आपके फेडरल एरिया के। तो इसको भी, इस सिस्टम को भी, और ये बच्चों के साथ हम करेंगे, उनको सिखाएंगे कि हम जो इधर जो हमारे बच्चे हैं उनको हमने स्कूल से सिखाना है। ठीक है, तो हमें स्कूल से उसको मुहिम को शुरू करनी है। और वो किसने शुरू करनी है? फेडरल एरिया के लोगों ने। अब तो बात यह है कि 18वीं तरमीम के बाद अब तो वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ इधर का ही होता है, यानी इस्लामाबाद का वज़ीर-ए-आज़म होता है। तो कम से कम उस वज़ीर-ए-आज़म को इतना चाहिए कि उसके नीचे, उसकी नाक के नीचे जितने भी इदारे मौजूद हैं वो कम से कम प्रॉपर वर्किंग करें और वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उनको मीट करें। यानी जो भी अगर कहीं पे हो रहा है तो कम से कम आप इस छोटी सी जगह को, इसको एक जजीरा मान लें। डॉक्टर साहब कहते थे जजीरे आबाद करें ना, तो हम इस्लामाबाद को एक छोटा सा जजीरा मान लेते हैं और हम इसको ठीक करते हैं। तो उसमें यह है कि हमें एजुकेशन के अंदर भी उसी तरह के काम करने हैं। अगर हमने बच्चों को सिखाना है तो हमने सॉलिड वेस्ट उसके स्कूल से सिखाना है उसको। ठीक है ना, इसी तरीके से शहरियों को भी हमने वहीं पे सिखाना है। फिर इसी तरीके से हमने, लेकिन प्रॉपर उनके लिए सिस्टम भी देना है। तो अगर हम इस छोटे से एरिया में इतनी बड़ी बजट के साथ कि बलूचिस्तान के डेवलपमेंट की, अब तो खैर अब उनके बजट बढ़ गए हैं 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन पहले ये था कि जितना बलूचिस्तान के डेवलपमेंट का बजट होता था इतना सिर्फ इस्लामाबाद का बजट होता था। अब मैं आपको बताऊँ कि नॉर्मली हम आपस में जब डिस्कशन करते हैं तो हम कहते हैं कि यार राजा बाज़ार 200 साल में राजा बाज़ार बना, ब्लू एरिया 40 साल में राजा बाज़ार बन गया है। आपको पार्किंग ही नहीं मिलती है, वहाँ के जो हालात हैं सारी चीज़ें। तो अब हम ये कह रहे हैं कि कम से कम हम ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की हद तक चीज़ों को इम्प्रूव कर लें आप लोग और इसको मॉडल बनाएं और ये आप ट्रेनिंग सेंटर बना लें इसको, और पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाएं और उनको बताएं कि जी हमने बच्चों को ऐसे ट्रेन किया, हमने शहरियों को ऐसे ट्रेन किया, हमने यहाँ पे ये सिस्टम लगाया है, हम ये कंपोस्ट बना रहे हैं, ऐसे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो लोग फिर थोड़ा बहुत जो जितना भी हो सकता है वो रेप्लिकेट करेंगे उसको अपने शहरों में जाके, अपने इलाकों में जाके, और उसको वो देखेंगे। तो ये जी बिल्कुल। और ये छोटी छोटी चीज़ें भी, जैसे डेजिग्नेटेड बिन्स हम देखते हैं, एटलीस्ट बाहर के मुल्कों में तो देखते हैं, यहाँ पे अभी वो वाला हमारे एयरपोर्ट पे भी नहीं होते जी, कि हम अगर स्कूलों में भी अपने बच्चों को ये सिखाएं कि इसमें आपने प्लास्टिक डालना है, इसमें आपने टिन डालना है, इसमें आपने कुछ और डालना है, और उनको एटलीस्ट वो वाली सेग्रीगेशन अगर हम घरों में भी सिखा दें और स्कूल्स में भी सिखा दें कि ये रिसाइकलेबल चीज़ है और ये नहीं है, ये इसमें जाएगी, ये इसमें जाएगी, तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। मैं जिन रवैयों की बात करी थी सर, मैंने एटलीस्ट देखा है दही इलाकों में ऐसा होता देखा है कि जैसे सब्ज़ी है, जब आप बनाते हैं तो उसमें उसका जो वेस्ट है वो अगर आपके अपने घर में जानवर हैं तो वो उसके चला जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो आपके हमसायों के होंगे, वहाँ चला जाता है। रोटी तक, मतलब माएँ जो हैं वो रोटी के टुकड़े को ज़ाया करने को इंतहाई बुरा समझती थी, मतलब कि ये रिज़्क़ की बेहुरमती है।
और ये इस वाले कल्चर की मैं बात कर रही हूँ कि शायद अब हमें चीज़ ज़ाया करना जो है उसमें एक बड़ापन फील होता है कि ये बड़ी बात है कि मैंने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना ले लिया, आधा जो है वो वहीं पे छोड़ दिया, और ये शायद कोई बड़ाई है। तो हम मतलब ये वाले जो रवैये हैं, ये वाला जो कल्चर है, हम वैसे तो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है, ये है वो है, लेकिन हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आता। आप कहीं पे भी चले जाएं, डस्टबिन बाहर पार्क्स में लगे होने के बावजूद आपको कूड़ा नीचे डस्टबिन के नज़र आएगा, उसके अंदर नज़र नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, डस्टबिन तो बहुत दूर की बात है और पार्क तो दूर की बात है। आप ATM मशीन में चले जाएं, डब्बा उधर पड़ा होता है, पर्चियाँ दूसरी तरफ पड़ी होती है, वो गंदी तो नहीं होती। यानी देखिए, अगर गंद है ना तो फिर तो मसला है। यानी आपने पर्ची निकाली और पर्ची उस बिन के अंदर डालनी है, तो कोई नहीं डालता। मतलब ये रवैये अमूमन ऐसे। उस दिन हमें गया अपने प्लांट पे ना, तो मैं वहाँ पे तो कुछ वर्कर बैठे हुए थे, तो बड़े मज़े से ड्राई फ्रूट इंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा भाई किधर से आए हैं तुम लोग? खैर, तो कहते कूड़े में आए हैं। अब लोग बड़े इस तरह फेंक देते हैं। यानी उसमें अमेरिका में एक ग्रुप है, वो मुख्तलिफ बिन के अंदर घुस के जो मल्टीनेशनल कंपनियों के जो एक्सपायरी के करीब चीज़ें होती हैं, नॉर्मली स्टोर वाले फेंक देते हैं, वो निकाल के, और वो कहते हैं कि मल्टीनेशनल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो रीयूज़, आपकी बात ठीक है। हमारी माएँ जो हैं वो करेले का जो ऊपर वाला बुर था वो भी छील के हमें अलग पका के दे देती थी, यानी अंदर वाली चीज़ें, कि सब्ज़ी को आप कम से कम सब्ज़ी से वेस्ट निकालें, यानी आप वेस्ट को रिड्यूस करें। फिर घरों के अंदर किचन गार्डनिंग होती थी। यहाँ पे भी अब रूफ टॉप गार्डनिंग कुछ ना कुछ लोग करते हैं, लेकिन और यहाँ पे आपके पास बाहर भी लान शान मौजूद है, तो उसमें गार्डनिंग जो है ना वो हो सकती है। हम लोग प्रमोट कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें के, लेकिन अकेले हम कितना कर सकते हैं? उसके लिए शहरियों को, आप जैसे लोगों को, सेंसिटिव लोगों को इसमें शामिल होना पड़ेगा, और वो उस लेवल पे लेके जाएंगे। मैं एक डॉक्यूमेंट्री उस दिन देख रहा था सिंगापुर की, तो उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 60 के अंदर सबसे पहले 70 के अंदर उन्होंने सबसे पहले जो सबसे पहला काम किया वो सफाई का किया। और वो भी सिर्फ ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कहा कि हमने झाड़ू पोंछा लगाना है सिर्फ, और तस्वीरें बनेंगी तो हम वापस चले जाएंगे, मिनिस्टर साहब वापस चले, ऐसा नहीं। वो बाकायदा रेगुलर सफाई करते थे। और आज फिर उसकी हालत आप लोग देख लें कि भाई वो किस लेवल पे हैं और वो किस स्टेज पे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, घरों से शुरू होना चाहिए। लेकिन अब फिर वही बात है कि माएँ, अब माओं की तरबियत जो है वो स्कूलों में होगी। अब स्कूलों में हमारी तरबियत हो नहीं रही है, वहाँ पे और चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे हमारे भी ना कई और तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, उसमें भी इसी तरह की पॉजिटिव चीज़ें कहीं आपको नज़र नहीं आएंगी। अगर नज़र आएंगी तो बहुत कम नज़र आएंगी, यानी आपको 1% नज़र आएंगी, बाकी 99% और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस जुम्मा मुबारक, बड़े उससे कहते हैं कि भाई जुम्मा मुबारक हो आपको, तो जो उसको ये नहीं कहते कि भाई अब आप जी आओ आज मिल के हम बाथरूम साफ़ करेंगे अपनी मस्जिद के। यानी हमारा आधा ईमान उधर ही रह जाता है कि अगर हम ये तहिया कर ले कि हमारे बहुत सारे अभियान, इस्लामाबाद तो खैर और पोजीशन है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे बाथरूमों के, जो मस्जिदों के बाथरूम होते हैं, वो उनकी हालत ऐसी होती है कि आप परेशान हो जाते हैं, या वो जो चीज़ें होती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हमें मुख्तलिफ एंगल से काम करना होगा, हमें साथ लेके चलना होगा, और तब होंगे तो तब जो है ना हमारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मैं थोड़ा सा आपको अपनी इन चीज़ों के बारे में बता दूं कि इससे पहले मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे नाला लेक की, क्योंकि वो बहुत हॉट टॉपिक रहता है इन्वायरमेंटलिस्ट्स के लिए, या एटलीस्ट अब बन गया है। तो आप हमें अभी बता रहे थे, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले बता रहे थे उसकी जो सूरत हाल थी और अब जो सूरत हाल है। मैं चाहूँगी कि मुख्तसर आप फिर से हमें बताएंगे। मैं आपको बताऊं कि नाला लई के अंदर जो उसको सिर्फ ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के, उस दिन मैं एक जगह पे गया, तो वो एक प्रेजेंटेशन ही थी, लेकिन शायद आगे चल के अमली काम भी हो कि इससे हाइड्रोजन जो है ना वो हासिल किया जा सकता है, इससे डीज़ल हासिल किया जा सकता है। उसमें 18% डीज़ल है, ये है। सिर्फ उसके लिए इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। जैसे गंगा में, वहाँ पे उन्होंने एक मिनिस्टर साहब की, ये सोशल मीडिया पे बड़ी वो चल रही होती है कि हमने गैस उसमें से निकाला और बसें चला रही हैं और ये कर रही हैं। तो इस तरह के कई काम किए जा सकते हैं कि जिसको हमारे एक थे किसी ज़माने में 85 में जब हम लोग सोशल एक्टिविटी कर रहे थे, तो उस ज़माने में हमारे नाला लई के किनारे
उस वक़्त एक साहब आए थे हमारे शहर के, वो थे ताजर थे, और उन्होंने इलेक्शन लड़ा था मैंने का उस वक़्त, अल्लाह देता सेठी नाम था उनका। तो उन्होंने उस वक़्त कहा कि भाई ये नाला लई मुझे लीज़ पे दे दो, मैं आप लोगों को इस्लामाबाद के लिए अल्टरनेट रोड भी दे दूँगा और आपको जो है ना इसकी लीज़ भी दूंगा और फिर इसको साफ़ भी कर दूंगा। यानी 85 में उस वक्त उसने विज़न अपना दिया था, और वो आम सा वर्कर आदमी से वो अच्छा ताजर बना था और उसने कहा था। तो इस तरह की कई अपॉर्चुनिटी हैं कि आप लोग मुख्तलिफ, जो आपके पास पाकिस्तान में कई ताजर ऐसे हैं कि जो इस तरह की जगहों को आपको डेवलप करके भी दे सकते हैं और उसमें प्लांट भी लगा के दे सकते हैं। अब मैं आपको बात बताऊं, हम लोग वेस्ट पे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं तो हमें कहते हैं जी पीपीपी मोड पे आ जाएं। अब पीपीपी मोड पे जाएं तो पीपीपी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाएं तो आज तक वहाँ कोई इदारा रजिस्टर नहीं हुआ है, या हुए भी हैं तो बहुत हाई फाई, जैसे आपके मोटरवेज हो गए या इस तरह की चीज़ें जो है ना वो चीज़ें चल रही हैं कि उनके साथ चल रही हैं, कोई लोग कर रहे हैं कि बहुत हाई फाई चीज़ें जो हैं। तो अगर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले कि जैसे नाला लई है, ये तो रिसोर्स है हमारे लिए, ठीक है ना, इससे तो हम बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें अभी मैं कल एक और डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो वो जो है ना चेक डैम जो है ना वो इससे बनाए जा सकते हैं, और अंडरग्राउंड वाटर को, अब हमारा अपना पानी जो है ना पिंडी का, एक तो अंडरग्राउंड वाटर सारा पोल्यूट हो गया है इन चीज़ों की वजह से। दूसरा जो इशू है वो ये है कि वो आपका अब 1000 फीट पे जाके कहीं ट्यूबवेल आपका बनता है, और वो सारा हमने अभी ये सेमली डैम का पानी भी ख़त्म कर लिया, रावल का भी, खानपुर से लाए वो भी ख़त्म किया। अब इनका मंसूबा है को 10 अरब रुपए लगा के, तो ये 10 के 20 अरब रुपए हैं उधर से गाज़ी बरोथा से, लेकिन वहाँ सिंध उसकी वजह से मसले मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो शहर है ये किसी दरिया के किनारे नहीं है, ये छोटे छोटे नाले हैं। तो आपको पानी चाहिए, ये को 50 लाख से बड़ी की पॉपुलेशन है पिंडी इस्लामाबाद मिला के ना, तो इसके लिए आपको पानी चाहिए कहीं से ना, ठीक है ना, तो उसके लिए एक बड़ी अमाउंट चाहिए। तो क्यों ना आपके पास जो मौजूदा वसाइल हैं, जैसे दिल्ली में उन्होंने किया, उन्होंने एक तो ये किया कि अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं। अभी इन्होंने CDA ने भी अभी एक लॉ पास किया है यहाँ पे कि जो भी घर बनाएगा वो जो बोर एक बनाएगा और जो बारिश का पानी है वो उसमें डालेगा, उसको करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें की। तो अब हम ये समझते हैं कि जो नाला लई है ये पिंडी और इस्लामाबाद के वासियों के लिए रिसोर्स है। अब सिर्फ उसको मैनेज करना है। जब उसकी मैनेजमेंट हो जाएगी तो नीचे हमारे जो किसान हैं उनको साफ़ पानी भी मिल जाएगा, इससे सब्जियां फल उगाने के। शहर के अंदर अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। इसके अंदर आपको जितने भी अगर हाइड्रोजन मिल सकता है, आपको इससे गैसेस मिल सकते हैं, आप कलेक्ट कर सकते हैं, वो आप इससे कलेक्ट करके आप शहरी निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। कुछ लोगों ने हमें तजावीज़ दी थी कि इसके अंदर आप लोग कश्तियाँ वश्तियाँ भी चला सकते हैं, पानी को थोड़ा करके आप इसको ट्रैफिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मुल्कों में हो रहा है कि आप इसमें ट्रैवल करें, इसके अंदर ना आपके लिए मुतबादल एक वो है कि आप इसके अंदर ट्रैवल करें, इस तरह की चीज़ें करें। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि नाला लई से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन फिर वही मिसमैनेजमेंट, रिवायती मिसमैनेजमेंट है, हमारी हर चीज़ मिसमैनेज है। तो उसमें से एक नाला लई भी उसी तरह की सूरत हाल का सामना। जी, अब हम आते हैं कि आपका जो मॉडल है, जो घरों का ख़ास तौर पे जो कचरा है उसको आप कंपोस्ट में बदलते हैं। अच्छा, मैं एक बता दूं आपको, जो अब मैंने IRRC का आपको तारुफ कराया, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी सेंटर, ये पहला हमने UNHCR के साथ इस्लामाबाद में बनाया, फिर 2 और बनाए, फिर एक हमने मर्दान में बनाया, एक सकरंड में बनाया, और अभी 3 इस महीने में और बना रहा हूँ। एक मैं अमजद साकिब साहब के साथ बना रहा हूँ कसूर में, लिलियानी में, और उनके अखुवत फाउंडेशन है, उनका इदारा है, उनके साथ बना रहा हूँ। एक मैं बना रहा हूँ यूनिसेफ के साथ अफ़गान रेफ्यूजी कैंप के लिए हरीपुर में, और एक जो कुछ लोग रहते हैं लंदन में, तो वो उनका गांव है यहाँ पे हज़रो, तो उसमें वैसा जो है एक गांव है, तो उसमें मैं एक बना रहा हूँ। तो वो लोग पैसे दे रहे हैं ख़ुद से और वो कर रहे हैं। अब ये है क्या होता, ये है कि घरों से वेस्ट वहाँ पे आता है, वहाँ हमने बॉक्स बनाए हुए हैं, तो हम इसके 60% जो ग्रीन वेस्ट है उसको अलग कर देते हैं, जो किचन वेस्ट है उसको अलग कर देते हैं, उसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। वो 45 दिन तक उलट पुलट करते हैं हम उसको, फिर 15 दिन के लिए मैच्योरिंग बॉक्स में डाल देते हैं। तो उससे हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये 1 किलो का पैकेट है, ये वाला 5 किलो का है। ये तमाम नर्सरियों में इस्लामाबाद में आपको मिलेगा हमारा ये हरियाली नामियाती मादा के नाम से, और ये पौधों के लिए बहुत अच्छा है।
यानी आपके जो घर के पौधे हैं कि जो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो एक प्रोडक्ट तो ये बन रहा है। फिर अच्छा, हमने सॉरी मैं कथा कलामी माफ, मुझे ये बताइएगा कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र है हमें क्योंकि कीमत से भी बहुत कंसर्न होता है ना जब हम कुछ खरीदने जाते हैं, तो ये ऑर्गेनिक खाद ज़रूर है, लेकिन इसकी और केमिकल फर्टिलाइज़र की हमें इनकी दोनों के डिफरेंस का तो पता है कि ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कीमतों में कितना फ़र्क? कीमतों में इतना फ़र्क नहीं है। हम अभी इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी ये हमने इसके अभी ग्रेनुलेटर बनाए हैं ये वाले। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि ये 1 एकड़ में 15,000 रुपये का पड़ेगा और वो 30,000 रुपये का पड़ रहा है। यानी इसके अभी हमने इसके हमारे साथ 2 इदारे लगे हुए हैं अभी। एक तो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट लगे हुए हैं, एक निपची जो है वो फैसलाबाद में इदारा है, वो हमारे साथ इस पे काम कर रहा है। मैं तो सिंपल ये बना रहा था, वो हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा यार तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम इसको थोड़ा इम्प्रूव करो। तो अभी हमने ये जो ये वाला जो है कंपोस्ट, ये हमने डाला तो हमारा 12-12 फीट गन्ना हुआ। ये इसका गुड़ हमने बनाया तख्तबाई में, 12 फुट लंबा गन्ना हुआ। हमारी रिपोर्ट के बैक साइड पे उसकी तस्वीरें छपी हुई हैं। और फिर हम जा रहे हैं प्रोडक्ट पे, वो है वर्मिंग कंपोस्ट पे। यानी ये वर्म्स हमने काफ़ी सारे पाले हैं और जो एनिमल वेस्ट है उसको हम वर्मिंग, ये बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह होता है और ये घरों में बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। तो इसी तरीके से हमने मोरिंगा कुछ उसी ऑर्गेनिक उससे उगाया। फिर स्टीविया उससे हमने प्रोड्यूस किया, स्टीविया हम वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं सारा। तो जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है ना, केमिकल जो होता है ये यूँ ही है कि जैसे आप मेडिसिन ले रहे हैं, ये जो है ये खुराक है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं यार ये दवाई लेवी पर दूध ना लेवी अच्छा असर करसी है, या पहले खाना खा लेना फिर खाना। अब हम ये कहते हैं कि हमारी ज़मीनें वेंटिलेशन पे लग गई हैं केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से, ठीक है, उनको खुराक नहीं मिल रही, मेडिसिन मिल रही है। तो अगर ये ज़मीनें मर गई, ठीक है, तो फिर मरी हुई चीज़ को दवाई नहीं दी जा सकती है। उसके लिए आपको अभी इंडिया में उन्होंने कानून पास किया कि आप 50% ऑर्गेनिक मैटर डालें उसमें ना, ठीक है ना। तो हम सारे केमिकल पे, तो हो क्या रहा है, यहाँ शहरी हमें बीमार कर रहे हैं कूड़े की वजह से, वहाँ देहाती हमें बीमार कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से। बीच में इंसान अब अर्ली 40 में आपको शुगर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो वो सारी वजूहत जो हैं वो यही है। तो हमने ये जो हमारा IRRC सेंटर है, ये अर्बन और रूरल का ब्रिज है कि आप देहाती जो है ना, जिसको हम देहाती कहते हैं, वो आपको खूबसूरत टमाटर दे रहा है, गोभी दे रहा है, फल दे रहा है, सब्जियां दे रहा है। आप उसको क्या देते हैं, पैम्पर दे रहे हैं, शापर दे रहे हैं उसको। तो हमने उसको कहा कि नहीं यार, हम थोड़ा सा तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करते हैं, हम IRRC अपने शहर में बनाते हैं और इसकी कंपोस्ट बनाते हैं और तुम्हें एक अच्छी प्रोडक्ट देते हैं हम उसको। तो अब उसके साथ एक यानी हम दोस्ती भी बना रहे हैं रूरल उसके साथ के जो अर्बनाइज्ड लोग हैं, अपने आप को शहरी कहते हैं। तो ये जो है ना, कम से कम इनको थोड़ा इस तरह करके, तो उसमें ये चीज़ें कभी भी नहीं होती कि आप घरों के अंदर ज़्यादा सेग्रीगेशन करें, ये करें वो करें। तो हम हर 3,000 घरों से कचरा इकट्ठा कर लाते हैं, हम सेग्रीगेट करके उसके प्रोडक्ट बना के तो उसको दे रहे हैं, देहातियों को भी दे रहे हैं, शहरियों को भी दे रहे हैं। उसमें सारे मतलब इस तरह का हम हल उसका निकाला है। ये स्केल अप कैसे होगा? अब स्केल अप 2-3 जगह इसमें चीज़ें हुई। अभी इस वक्त मेरी 2-3 प्रपोजलें चल रही हैं। एक अमेरिकन मेरे साथ लग गया, वो कह रहा है कि मैं 200 बनाना चाह रहा हूँ। हम एक विजन मैंने उनको दिया, कुछ जर्मन थे और कुछ अमेरिकन, वो फंड मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, आप हमें आइडिया दें। तो मैं इस वक्त सोच रहा हूँ कि ये जो दरियाए सिंध है, जो स्वात से शुरू होता है या अच्छा स्कर्दू से, गिलगित से, और ये गोटकी पे ख़त्म होता है, तो ये अगले 10 साल में नाला लई बन जाएगा, क्योंकि इसके गिर 200 शहर बन गए हैं और उनका सारा वेस्ट इसी में जा रहा है। यानी तो हमने कहा कि भाई अगर ये हर शहर में ये लग जाए एक, तो कम से कम हम उस शहर का वेस्ट जो है वो रोक सकेंगे दरिया के अंदर जाने से, ठीक है ना। तो एक तो प्रपोजल उनके साथ चल रही है। एक हमने बैंक को प्रपोजल दी है, हमने इसका बाकायदा एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया और उस फाइनेंशियल मॉडल को हमने बाकायदा, हमारे कुछ साथियों ने उसको बनाया, यूनिडो मेरे साथ उस पर काम कर रहा है। तो यूनिडो चाह रहा है कि हम इसको स्केल अप करें और हम इसको मुख्तलिफ शहरों तक लेके जाएं और उसको बढ़ाएं। उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए तलाश कर रहे हैं और उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो, और वो हम फिर वो लोन होगा,
वो सॉफ्ट लोन होगा तो हम वो रिटर्न करेंगे, यानी 7 ईयर पे बैक पीरियड है इसका। अगर आप एक प्लांट लगाते हैं या 20 मिलियन रुपीज़ इसके ऊपर लगते हैं और ये आपको देन फिर आपको 2 से 3 लाख रुपए प्रॉफिट देता है पर मंथ। जी। अच्छा, नए जो रिसर्चर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या नौजवान हैं, वो अगर इस साइड पे आना चाहें, हाँ। तो क्योंकि चंद ऑर्गेनाइजेशंस के करने वाला काम नहीं है, क्योंकि समझ आया। मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तानी नौजवान नहीं करते। यहाँ से पैसे या तो टर्किश कमा के लेके जा रहे हैं या चाइनीज़ कमा के लेके जा रहे हैं। मैंने अभी जो सीखा, जो बातें मैंने आपसे जितनी की, मैंने इसका एक कोर्स बनाया है और वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं लॉन्च करूँ उसको। और अब मैंने लास्ट ईयर, यानी अभी हम हर साल तकरीबन गुज़श्ता 3-4 साल से हमने 60 मिलियन का बिज़नेस किया। 6 मिलियन रुपया हम इसमें से टैक्स भी भरते हैं। हम आपस में मजाक उड़ा देंगे, यार देखो कूड़े जो टैक्स भर रहे हैं। तो वो जो है ना, इसमें ये है कि हम ये मन नौजवानों को सिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने एक कोर्स बनाया है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों को भी कहा है, लेकिन फिर वही संजीदगी की बात है, इदारों की बात है। इस वक्त यूनिवर्सिटियाँ एक और चक्कर में पड़ गई हैं। वो कहीं से पैसे पूसे उनको मिल जाते हैं, वो मिलते इसी मकसद के लिए, वो कहीं और लगा देते हैं। वो 2-3 यूनिवर्सिटी ने मेरे हाथ किया तो मैंने हाथ खड़े कर दिए यूनिवर्सिटियों से भी। अभी 2-3 लोग मुझसे नाराज़ भी हुए कि भाई आप जो है ना ये क्यों करें। हमने कहा भाई जिस मकसद के लिए आपके पास पैसे आए हैं, आप अपने नौजवानों को ट्रेन करें। और उसमें हम चाह रहे थे, पाकिस्तान में ये इल्म नहीं है, तो हम चाह रहे थे कि कुछ नौजवानों को बाहर से भी पढ़वा के लाएं और वो यूनिवर्सिटियों में आके पढ़ाएं सॉलिड वेस्ट बाकायदगी से। और फिर उसके जो प्रोडक्ट हैं, तो मैं 2-3 यूनिवर्सिटियों के साथ काम कर रहा हूँ। टंडो जाम यूनिवर्सिटी के साथ मैं बनाना पे काम कर रहा हूँ। बनाना के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि वहाँ पे 90,000 एकड़ के ऊपर बनाना लगा हुआ है सिंध में, ठीक है। उसका जो फ्रूट होता है वो 1.5 फीट होता है, उसका जो वेस्ट होता है वो 18 फीट होता है। अच्छा, जो बेबी आ जाता है उसका, तो वो फिर जो है ना उस दरख्त को काटते हैं, बाहर रोड पे डाल लेते हैं। वो अब वो सूख जाता है, फिर वो किसान को समझ नहीं आती इसका क्या करना, उसको आग लगा देता है वो। तो उससे स्मोक के इशू बन रहे हैं वहाँ पे। और बनाना के जो फाइबर है वो बहुत मज़े का है। वो कई यूरो में उसकी शर्ट बिकती है। जापानी उस पर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं। और बनाना से जो है ना आप एक तो बड़ी अच्छी कंपोस्ट भी बना सकते हैं, एक उसका जो है ना जो फाइबर है वो आप लेके उससे तो बहुत अच्छी कपड़े भी बना सकते हैं और ऑर्गेनिक दुनिया में बिकते हैं और काफ़ी बिकते हैं। तो मैं उनके साथ, एक यूनिवर्सिटी के साथ, उनके साथ इस पे काम कर रहा हूँ कि हम जो एग्रीकल्चर वेस्ट है और उसमें जो इस तरह का वेस्ट है उसको हम करें। तो उसमें स्टूडेंटों को इन्वॉल्व किया हुआ है। यहाँ भी हम चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें। तो हमने कोर्स उसके लिए लॉन्च किया है, लेकिन किसी स्टूडेंट ने उसमें दिलचस्पी जाहिर नहीं की। अच्छा, आपका कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है? हमने शुरू में उसकी कोई 1,000 रुपये के 2,000 रुपये उसकी फ़ीस रखी थी, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट फिर लोग आते नहीं हैं, दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तो हमने उसका सोचा था, हमने जो उसका पहला जो फेज़ किया था हमने वहाँ पे किया बारानी में, उसमें किया, बारानी यूनिवर्सिटी में पहला हमने किया। तो अल्लामा इकबाल में भी किया, लेकिन उन्होंने पैसे खुद ले लिए थे, मैं नहीं दिए उन्होंने। तो वो अल्लामा इकबाल के साथ भी हमने किया, एक कोर्स हमने उनके साथ भी किया। तो हमने कुछ 2,000 रुपये उसकी फ़ीस रखी थी, कोई इतनी बड़ी फ़ीस भी नहीं थी कोई, यानी उसकी हमने। और उसमें भी हम वो 2,000 रुपये में हम लंच दे रहे थे उनको। लेकिन आपने जैसे कहा कि नौजवान इस तरफ नहीं आना चाह रहे, तो फिलहाल तो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है ना। हाँ जी। तो बजाय इसके कि उसको अर्निंग की तरफ या उसकी तरफ लेके जाया जाए, यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की प्रोग्राम्स होना, अवेयरनेस देना बच्चों को, शायद इनिशियली तो उसकी ज़रूरत है। क्योंकि मैंने आज तक जब से मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी हूँ मैंने नहीं देखे इस किस्म के अवेयरनेस प्रोग्राम्स। और बहुत सारे ये मौज़ूआत पे बात हो जाती है, रिलीजियस टॉक्स हो जाती हैं, पॉलिटिक्स पे, वो तो हमारा सबका एक मुश्तरका मशगला है उस पर बात करना, आर्ट्स पे बात हो जाती है, लेकिन एनवायरनमेंट के ऊपर इस तरह से डिस्कशंस नहीं होती। तो शायद अभी उसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में, कॉलेजों में जाके एटलीस्ट इस पर बात की जाए। बिल्कुल करनी चाहिए। मतलब जो अब मिसाल के तौर पे अब हम कहाँ तक जा सकते हैं, यानी आपको देखा कि आप लातादाद मौज़ूआत हैं, वेस्ट के अंदर एक नई दुनिया है, ठीक है ना। तो ये भी एक सेक्शन है कि जो आप कह रहे हैं जैसी यूनिवर्सिटियों का, और उसमें बिल्कुल जाना चाहिए, करना चाहिए। मैंने एक खुद इनिशिएट लिया, हमने एक काम और किया था 2001 में ही किया था, 9/11 के बाद। हमने जितने भी रक्शे हैं
इनके अंदर उस वक्त ये पेट्रोल पे चलते थे, तो हमने उनको एलपीजी पे कन्वर्ट किया। उस वक्त यूएन के साथ हमने एक काम किया था, तो उन्होंने उसके बदले हमें कुछ $10,000 उस वक्त दिए थे, अवार्ड दिया था एक। तो वो पैसे हमने ख़राब नहीं किए, तो उसका हमने एक प्लॉट लिया E16 में, कैबिनेट के पास, कैबिनेट डिवीज़न में, और उस पर हम एक ट्रेनिंग सेंटर पूरा बना रहे हैं। तो अब हम हर साल जो पैसे कमाते हैं इससे, तो उस पर हम एक सेंटर बना रहे हैं। तो वहाँ हमने कोई 20-25 लोगों का स्टे का एरिया भी है और ट्रेनिंग भी है और सारी चीज़ें हैं उसमें। तो शायद 2025 में मेरा वो सेंटर वर्किंग शुरू कर देगा। तो 2025 के बाद हम वहाँ पे नौजवानों को स्टे भी वहाँ दे सकेंगे और वहाँ पे ये सिखा भी सकेंगे, और हम उनके साथ फिर उनको मुख्तलिफ़ कंपनियाँ भी बना के दे सकेंगे कि वो छोटी छोटी कंपनियाँ बना के तो उस पर काम करें। लेकिन अभी तक हमने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों को कहा, लेकिन यूनिवर्सिटियों की दिलचस्पी नहीं है इसमें। हमने उनको कहा भी कि ये कोर्स लॉन्च करें, आप लोग इसको करें, लेकिन एक आध दफ़ा तो वो कर देते हैं, वो भी ज़ोर से या हमारी जान पहचान की वजह से, लेकिन कंटिन्यूसली उनका किसी का इसमें दिलचस्पी नहीं है अभी। जी, अच्छा, आपने बहुत सारे मुल्कों में ट्रैवल भी किया है, तो कुछ मॉडल्स जो हैं वो आप शेयर कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के जैसे बांग्लादेश की भी बड़ी तारीफ़ की जाती है, वहाँ पे भी बहुत बड़ा इशू था। बाकी साउथ कोरिया या जापान हो गया या स्वीडन को तो बहुत आइडियल समझा जाता है कि जो वेस्ट टू एनर्जी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली उनका सिस्टम वर्क कर रहा है। तो आप कुछ ऐसे ममालिक जहाँ पे आप गए हों, आपने ख़ुद भी देखा हो कि ये जो सिस्टम है वेस्ट मैनेजमेंट का वो बहुत ज़बरदस्त है, और हमें भी अपने मुल्क में इस तरह का कोई मॉडल अडॉप्ट। श्रीलंका में हम गए थे, तो जहाँ पे उनका IRRC बना हुआ था, उसके साथ वो घरों से ह्यूमन वेस्ट भी कलेक्ट कर रहे थे वो, और उसको भी प्रोसेस कर रहे थे। वहाँ की यूनिवर्सिटी वालों ने, प्रोफेसरों ने ही मिलकर वो सिस्टम बनाया था, और उसको को कंपोस्टिंग के तौर पे यूज़ कर रहे थे। देखिए, मैं आपको एक सादी सी बात बताऊं। सादी सी बात यह है कि इंसान जितना वेस्ट पैदा करता है पूरे साल में, उतनी ही गंदम खाता है वो, या उससे कम। ये मल्टीनेशनल कंपनियों ने बीच में अपना रोज़गार तलाश किया हुआ है कि उसने बीच में अपनी केमिकल ऐड कर दिया है, ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया कि हमने अपना सारा जो वेस्ट है पहले खेतों से उठा के घर ले आए हैं, घर से अब नालों में बहा रहे हैं, दरियाओं में बहा रहे हैं, ठीक है ना। हम उसकी प्रॉपर कोई मैनेजमेंट उसकी भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट शुरू कर दें तो हमें किसी केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। हमारे खेत के लिए हमारा अपना वेस्ट ही काफ़ी है, यानी जो जितने हम इंसान हैं इतना ही ये काफ़ी है उसके लिए कि उसको हम यूज़ करें, ठीक है ना। तो अब उसमें ये है कि चूंकि मुनाफाखोर कंपनियां, फिर वो एक मुनाफा नहीं होता, उसके बाद फिर उनकी जो लिंक है वो दवाइयों वालों के साथ। फिर आपको आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे जब केमिकल फर्टिलाइज़र से यूज़ करेंगे, फिर वो दवाइयों वाले आपके हाल, फिर वो डॉक्टर आपके साथ लग जाएंगे, तो फिर और चीज़ें लग जाएंगी, तो आप वहीं से उनका काम शुरू हो जाता है। यानी वो चूँकि बिज़नेस ओरिएंटेड होते हैं, तो वो ये तलाश कर रहे होते हैं कि भाई हमने बिज़नेस कैसे निकालना है इसमें से। तो इसमें कई मॉडल ऐसे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, ये बड़ा सादा है कि इस्लामाबाद का अगर एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने लगाया भी, चला नहीं रहे, I9 में इन्होंने लगाया भी, अगर इसी के वेस्ट को हम प्रॉपरली यहाँ में खेतों में यूज़ करना शुरू कर दें कि जो इन दरियाओं में हमारा वेस्ट बह रहा है और उसको करें, तो ये श्रीलंका में मैं देख के आया था, वो घरों से बाकायदा एनुअली कलेक्ट करके लाते हैं वेस्ट और उसको रिसाइकल करते हैं। तो वो एक अच्छा सिस्टम मुझे लगा, और उसको को कंपोस्टिंग के तौर पे यूज़ करते हैं कि आपका ग्रीन वेस्ट और साथ ह्यूमन वेस्ट को प्रोसेस करके उसको कंपोस्ट बना के उसको बाकायदा जो है ना वो खेतों में यूज़ कर रहे हैं, बाकी जगह यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह के सिस्टम, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि बहुत बात की बातें हैं। पहले इनिशियली तो ये है कि भाई इनको समझाया जाए। अभी हम जब भी जाते हैं, हमारी लातादाद यहाँ मीटिंगें हुई हैं इनके साथ, और इनके साथ बातचीत हुई है इदारों के साथ, मुख्तलिफ़ इदारों के साथ, और यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, अस्करी इदारों के यहाँ पे सारे विंग यहाँ पे मौजूद हैं, बेशुमार मल्टीनेशनल कंपनियाँ, और सारे पढ़े लिखे लोग इस्लामाबाद में रहते हैं। और इस्लामाबाद का बुरा हाल है, यानी मतलब यहाँ के जो है जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो इधर है, आपके पॉलिटिशियन इधर रहते हैं, गिलगित वाला वज़ीर आला भी इधर रहता है, बलोचिस्तान वाला भी इधर रहता है, सारे इधर रहते हैं, और यहीं का बुरा हाल है। यानी इसको अगर इसको प्रॉपरली हम सिर्फ इस्लामाबाद को मैनेज कर लें, तो उसमें यही है कि एक मॉडल अगर यहाँ बन जाए
तो फिर हम उसको देन बाकी शहरों में कर सकते हैं। और यही इनको कर लेना चाहिए कि कम से कम किसी, चलें हम डेवलप कंट्री की नहीं बात करें, ये अमेरिका से कोई मॉडल ना लाएं, यूरोप से ना लाएं, ये श्रीलंका से ही ले आएँ, ये बांग्लादेश से ही ले आएँ मॉडल, ये इंडिया से सीख लें, ठीक है, इन मुल्कों से, वियतनाम से सीख लें, ठीक है ना, वहाँ से सीखें। अब कोरिया की बात हम नहीं करेंगे, अब कोरिया बहुत आगे निकल गया हमसे, हम उनको बिल्कुल उनके करीब भी नहीं जा सकते। उन्होंने काफ़ी सारी वेस्ट मैनेजमेंट और इस तरह की चीज़ें की हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये छोटे छोटे मॉडल जो है वो अगर यहाँ पे ये लोग करें इस्लामाबाद के अंदर, और देन फिर जो है ना उसको वो किया जा सकता। तो ये एक मॉडल वेस्ट, जो हमारा वेस्ट है, जैसे मैंने कहा कि अब हम इसको ही कम से कम कलेक्ट कर लें। अब देखिए ये 20-25 लाख का शहर है जो इस्लामाबाद है, और इसका सारा वेस्ट नाला लई में जाता है, एक ही दरिया है स्वां में जाता है सारा। जी। अच्छा, वेस्ट टू एनर्जी के बारे में हमारा हमसाया मुल्क जो है इंडिया में एटलीस्ट 7 तो वर्किंग वहाँ पे प्लांट्स हैं। हमारे यहाँ क्या मुश्किलात हैं कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और वेस्ट बेतहाशा है, और हम उसको यूज़ करके हम एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। हाँ, हम अभी गए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के पास ना, वहाँ 4 महीने हमने उनके साथ काम किया। तो उनके पास जो आप देखें, उन्होंने महमूद बूटी भर दी है, फिर लखो डेरो भर रहे हैं अभी आजकल ना वहाँ पे एक बड़ा वेस्ट। तो अब ने कहा भाई इससे इस तरह की चीज़ें सोचें। तो परवेज़ इलाही जब पिछली दफ़ा वज़ीर आला थे तो उन्होंने इस तरह के कुछ इदारों को बुलाया था। लेकिन जो एनर्जी जिससे बिजली बनाई जा सकती है, वो टैरिफ जो है वो फेडरल सब्जेक्ट, और वो सूबे में बनाते हैं, तो फिर इनको बेचना वो एक अलग कानून साजी और एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जो इनको चाहिए, कि जिसकी वजह से उन्होंने 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ इदारे आए, मेरे पास भी कुछ लोग आए थे, और उन्होंने कहा जी कि हम इस पे करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारा इस पे अलग मौक़िफ़ है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि मिसाल के तौर पे कोयला जो है आपको मिलता है 10 रुपये किलो, ठीक है, प्लास्टिक की जो बोतल है ये है 90 रुपये किलो। अगर 1 किलो आप प्लास्टिक जलाएंगे उसके मुकाबले में 1 किलो करेंगे, तो ये 10 रुपये वाला काम आप 90 रुपये में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्यों उसको जलाना चाह रहे हैं? आप उसको कहीं, मतलब और तो कोई तरीका नहीं है कि आपने उसको एज ए फ्यूल यूज़ करना है या इस तरह की चीज़ें आपने करनी है, तो आप उसको क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम ये चाह रहे हैं, पहले हमारे यहाँ पहले दुबई से सोना स्मगल होके आता था, अब वेस्ट स्मगल होके आता है, क्योंकि हमने अपना वेस्ट दरियाओं में डाल दिया, प्लाटों में डाल दिया, बाकी खाली जगह पे डाल दिया हमने, ठीक है। तो अब हमारा वेस्ट, तो हमारी इंडस्ट्री जो है ना, इससे 22 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं, तो हमारी इंडस्ट्री बैठ गई और हम रॉ मटेरियल उसको नहीं प्रोवाइड कर सके, जैसे आपने खुद भी कहा। तो उससे नतीजा ये है कि हमें चीज़ें महंगी मिलती हैं। तो हम वो प्लास्टिक भी अगर जला देंगे जो हम इंडस्ट्री को बेच सकते हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्री चलेगी, अगर हम प्लास्टिक भी जला देंगे या उससे एनर्जी पैदा कर लेंगे, तो उसके और इसके रेट में फ़र्क है। यानी बिजली हमें जो है ना, उतने की यूनिट हमारी इतनी बिजली नहीं बनेगी जितने का हमारा वो बिकेगा, प्लास्टिक बिकेगा, ठीक है ना। फिर मॉइस्चर के इश्यूज़ हैं, फिर सेग्रीगेशन के इश्यूज़ हैं। या अभी 2-3 जो ये हैं, ये जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, उन्होंने एज ए फ्यूल इसको यूज़ करना शुरू किया। डीजी सीमेंट फैक्ट्री ने शुरू किया, मनशा ने शुरू किया उसको मुल्तान के अंदर, और वो डीजी सीमेंट फैक्ट्री में लेके जाते थे। उन्होंने 1 अरब रुपया लगा के वहाँ प्लांट भी लगाया सेग्रीगेशन के लिए, लेकिन जो ओड करके देते थे वो 6,000 रुपये टन पड़ता था, और जो वो खुद करते, जो मशीन से करते, 12,000 रुपये टन पड़ता था वो महंगा पड़ता था। तो इसी तरीके से यहाँ 1-2 सीमेंट फैक्ट्रियों ने इधर प्लांट लगाए, लेकिन फिर उसके इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं। फिर आप उस लेवल पे उसको मैनेज नहीं कर पाते कि आप उसको इंसिनेट करें 1200 पे और उस लेवल तक लेके जाएं और आप उसको यूज़ करें। फिर यहाँ पे और काफ़ी सारे इश्यूज़ बन गए। तो उसकी वजह से ये वेस्ट टू एनर्जी वाली चीज़ें जो हैं, ये अभी बहुत बात की बातें हैं, ये कह तो रही हैं बार बार, लेकिन इसमें लीगल इश्यूज़ भी हैं, कानून साजी भी काफ़ी सारी चाहिए कि भाई सूबा अगर पैदा करे तो वफाक उससे ख़रीद ले बिजली, तो उसके ख़रीदने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, बाकी चीज़ें सारी। दूसरा जो मसला है उसमें यह है कि आप 90 रुपये की चीज़ आप जला के 10 रुपये की बिजली पैदा करेंगे, या 10 रुपये वाली चीज़ आपको मिल रही है, कोयला आपको 10 रुपये किलो मिल जाता है पाकिस्तान में, तो आप वो 90 रुपये का प्लास्टिक क्यों जला रहे हैं? तो उस प्लास्टिक को आप इंडस्ट्री में भेजें, उससे चीज़ें बनाएं, आप अपने मुल्क में भी करें, आप पड़ोस के मुल्कों में भेजें। अफ़गानिस्तान आप पे सारा डिपेंड करता है, इर्द गिर्द मुल्क जो है ना आपके पास ऐसे हैं, बल्कि
चीन बहुत बड़ा ख़रीदार है प्लास्टिक का इस वक्त। आपसे जितना भी आप मटेरियल, यहाँ अभी इन्होंने कुछ शुरू किया भी है कहीं कहीं पे, वो प्लास्टिक प्रोसेस नहीं कर सकते वहाँ पे अपने मुल्क में, वहाँ इन्वायरमेंटल इश्यूज और बन गए हैं प्लास्टिक प्रोसेस कर कर। तो पाकिस्तान में जितना भी प्लास्टिक है ये है, इसको सिर्फ प्रॉपर मैनेज करने की ज़रूरत है, तो आप इर्द गिर्द के मुल्कों को वो सेल कर सकते हैं महंगे दामों। अच्छा, ये मैंने भी सुना कि चाइना का इस तरह का कोई प्लांट वो लाहौर में भी लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसे आपने कहा कि इन्वायरमेंटल इश्यूज बन गए हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक चीज़, वो पायलट प्रोजेक्ट है, तो पायलट प्रोजेक्ट अपने मुल्क में करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में उनको करने की इजाज़त मिल रही है या मिल गई है, तो हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज नहीं बनेंगे? नहीं, बने तो हैं हमारे यहाँ, तो इन्वायरमेंटल इशू बने हुए हैं, लेकिन हमारे पास उस लेवल की इंडस्ट्री नहीं है। अब जो चीन ने जिस लेवल की इंडस्ट्री उनके पास है और जिस तरीके से वो कर रहे हैं, माओ के बाद जो उन्होंने चीज़ें डेवलप की हैं, तो उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा, यानी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। हमारे यहाँ तो हम तो सारी चीज़ें डिपेंड ही उन्हीं के ऊपर करते हैं, सारी चीज़ें। हमारे पास कोई इस तरह प्रोसेस हो नहीं रहा, हमारे पास इंडस्ट्री है कोई नहीं, उस लेवल की नहीं है। हमारा इस वक्त जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो एग्रीकल्चर है हमारे पास। हमारे 60% लोग उस पर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर। हमें उसके अंदर देखना चाहिए कि हम वेस्ट को एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, या जो एग्रीकल्चर का वेस्ट है उसको दोबारा कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये आप देखें, धान की फसल को आग लगा देते हैं, उनकी वो सारा जला देते हैं। लाहौर पूरा यानी ये बंद हो जाता है सर्दियों में, दिसंबर के महीने में लाहौर ट्रैवल आप नहीं कर सकते, ट्रक सारे बंद हो जाते हैं, ट्रैवल सारी बंद हो जाती है, सारी चीज़ें। तो हमारा इस वक्त जो डिपेंड कर रहा है वो ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं, और उसमें भी हमारी कोई वो नहीं है, बस वो इत्तेफाकन हमें कुदरत की तरफ से ज़मीनें मिली हुई हैं और हम उसको जैसे तैसे कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। तो उसके अंदर हमें इनपुट डालना चाहिए कि जो अर्बन वेस्ट है इसको हमें, ये 60% आपका अर्बन वेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर में वापस जा सकता है, और एग्रीकल्चर का अपना वेस्ट भी है, तो वो हम लेके जा सकते हैं। आपके पास सिर्फ 25% रह जाएगा, जिसको आपने, उसको आप प्रोसेस ना करें पूरा, उसको आप वैल्यू एडिशन करके उनको दे दें। जैसे प्लास्टिक की बोतल है ना, मतलब ये है ना, इसको आप इसको मेल्ट नहीं करें, इसको चॉप करके उनको दे दें, यानी 50% प्रोसेस करके उनको दे दें। या कोई और मुल्क आपसे ख़रीदना चाहता है, ये जो आपकी पच्छियाँ हैं, ये जो फ्रूट वाली, ये सारी अफगानिस्तान में बन के अभी आ रही हैं। अभी मैं यहाँ एक लड़का काम कर रहा था, मैं उसके इंटरव्यू करने गया, तो आपके मतलब इर्द गिर्द मुल्क जो है ना वो डेवलप हो गए, बस हम ही रह गए हैं। तो जी अच्छा, ये जो जैसे पहले भी बात हुई है कि स्केल अप होने की ज़रूरत है, तो हुकूमती सतह पर ये बज़ाहिर तो बहुत आसान लगता है कि आप क्योंकि टॉप टू बॉटम जो कुछ अप्रोचेस हैं वो यकीनन वही हल होती हैं मसाइल का, और जब पूरे मुल्क के वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही हो तो हुकूमती सतह पर जो भी काम होगा वो कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, बजाय एक इंडिविजुअल जो हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल सतह पे करें। तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि फ़र्ज़ करें कि यही हम कहते हैं कि आपको जो घर का कचरा है उसको कंपोस्ट में बदलें और वो कंपोस्ट जाए हमारे किसानों के पास, तो उसमें हुकूमती सतह पर कहाँ रुकावट है? मैं आपको बताऊं कि जो हमारे कवानीन है, फिर वही बात है, आज से 40 या 45 साल पहले जो हमारी सैनिटरी वर्कर की जॉब डिस्क्रिप्शन थी वो ये थी कि उसने झाड़ू लगाना है या ड्रेन को साफ़ करना है, ठीक है ना। वेस्ट कलेक्शन जो था हमारा इशू नहीं था आज से 45 साल पहले, या आज से जितना भी अरसा में आज़ाद हुए हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा माशकी होता था कि जो कहीं पे तरोका लगाता था पानी का और आप वो कर लेते थे, ठीक है। आज भी वही मसला है कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आज तक हम सैनिटरी वर्कर की चेंज नहीं कर सके हैं। हमारा एक काउंसलर था, उसने सैनिटरी वर्कर को कहा यार मेरे घर का कचरा तू ले जा, उसके जी मेरी ड्यूटी नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारी ड्यूटी क्या है? उसने कहा जी नाली साफ़ करना, गली साफ़ करना। उसके अच्छा, मैं नाली छोड़ देता, उसके साफ़ कर। हम अब ज़माना बदल गया है, आप देखें आज से पहले 40 साल पहले आपके पास, मैं आपको बात बताऊं, इस वक्त पैम्पर 16% पे चले गए। अभी हमने हालिया स्टडी की हरिपुर में एक मोहल्ले के अंदर, हमें पता लगा कि जहाँ पे पैम्पर बढ़ जाते हैं वहाँ पे लोगों की खुराक कम हो जाती है, ग्रीन वेस्ट कम हो जाता है। 47% हो गया, वैसे 60% होता है। जब पैम्पर बढ़ गया तो ग्रीन वेस्ट कम हो गया।
हमें उससे अंदाज़ा हो रहा होता है। अब उसकी वजह ये है कि एक पैम्पर एक बच्चा जो है दिन में 3 गीले करता है और वो 100 रुपये कॉस्ट करता है तकरीबन, और महीने के 3,000 रुपये वो लेते हैं। गरीब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, पैम्पर ज़रूर लेके आते हैं। और मशहूरियाँ इतनी हैं इश्तिहारबाजी कि उसमें वो कहते हैं कि अगर ये बच्चे ने पैम्पर पहना नहीं तो बड़ा नहीं होगा। हम लोग बगैर पैम्पर के बड़े हुए हैं, बात है। अब बात यह है कि वो 100 रुपये 3,000 रुपये एक बच्चे पे इन्वेस्ट करते हैं वो मंथली सिर्फ पैम्पर के लिए। अब जब बंदा 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा पैम्परों का, तो 16% पैम्पर हो गए हैं। और पैम्पर की सॉल्यूशन हमारे पास है नहीं कोई, यानी बाकी चीज़ों की नहीं है तो उसकी भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारे जो आप कह रहे हैं सरकार की तरफ से जो चीज़ें हैं, अब ये तो एक तो ये है कि कवानीन है कि जो इनको ये रिपीट करें, अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करें कि भाई आपने अब जो है ना सॉलिड वेस्ट की शक्ल बदल गई है। आज से 40 साल पहले वाली, 50 साल पहले वाला सॉलिड वेस्ट नहीं रहा है। उस ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा आपके घरों से चूल्हे का राख आ जाता था या मिट्टी आ गई या इस तरह की चीज़ें आ गई। अब पहले ये होता था कि जो म्यूनसिपैलिटी का ड्राइवर होता था उसको किसान ना पैसे दे के अपनी खेत में डलवाते थे ट्रॉली। अब उसको पत्थर मारते हैं क्योंकि उसमें शीशा आ गया है, उसमें प्लास्टिक आ गया, उसमें बाकी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है ना। तो अब पहले तो इसको बैठ के जो हमारे, और फिर वही बात है कि हमें सारे ये मंसूबे हमें इस्लामाबाद से शुरू करने चाहिए। यहाँ लेजिस्लेशन कर लेनी चाहिए, हमें कवानीन हमें यहाँ पास कर लेने चाहिए और यहीं से हमें रेप्लिकेट करने चाहिए बाकी सूबों में या बाकी जगहों पे लेके जाने चाहिए। तो यहाँ पे हमें इस तरह के कानून के भाई आपके घर से डेली वेस्ट कलेक्ट हो। CDA का वर्कर जो आपके घर से वेस्ट नहीं कलेक्ट करता, अगर करता है तो पोश एरिया में करता है, आपके इलाके में कर रहा होगा, आपके मोहल्ले में। हाँ हाँ, तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है। जो घर से वेस्ट कलेक्ट करना उसकी जॉब नहीं है। उसकी जॉब क्या है? आपकी गली को साफ़ करना, आपके रोडों को साफ़ करना, आपकी बाकी चीज़ों को साफ़ करना, वो उसकी जॉब है। तो हम ये समझते हैं बुनियादी तौर पे कि पहले तो यहाँ से निज़ाम को दुरुस्त करना चाहिए कि आप पहले इस पे मिल बैठ के सोचें कि भाई इस वक्त जो वेस्ट है इसकी नई सूरत हाल है, इसके मुताबिक आपके स्टाफ ट्रेन होना चाहिए, आपके बाकी। फिर आप जैसे आपने खुद कहा डंपिंग की तरफ ना जाएं, आप रिसाइकलिंग की तरफ जाएं। आरिफ हसन साहब ने एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया था। उन्होंने कहा थे कि आप ना वेस्ट सिटीज़ बनाएं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर 15-20 सेक्टर है ना, तो एक सेक्टर वेस्ट रिसाइकलिंग का भी होना चाहिए और उसमें मुख्तलिफ शोबों को आके बैठना चाहिए, इनफार्मल और फार्मल सेक्टर को आके बैठना चाहिए और वहाँ पे उसको सेग्रीगेशन करके उसको उस तरफ, बजाय हम लोसर में फेंक के आएँ, बजाय हम अपने घर का गंद गुजरखान फेंक के आएँ। क्या वहाँ इंसान नहीं रहते गुजरखान में या लोसर में? इंसान नहीं रहते, ठीक है। हम यहाँ से अपना वेस्ट उठाते हैं, उनके यहाँ फेंक देते हैं, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि हर शहर के अंदर ये पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी की बात आप कर रहे हैं कि उस शहर का वेस्ट जो है उसी दिन वहाँ पे, जो हमारा 2047 का आइडिया है वो यही है, विजन यही है कि आज का वेस्ट आज ही इस शहर में रिसाइकल हो। अब उसकी क्या टेक्निकें हों, आप किचन गार्डनिंग में यूज़ करें, कंपोस्ट बनाएं। अब मैं आपको बताऊं, मैं इसे ब्लैक फ्लाई सोल्जर बना रहा हूं। अभी जो ग्रीन वेस्ट है, एक कीड़ा मैं बना रहा हूं जो कि आपका यानी मुर्गी के फीड में यूज़ हो सकता है, मछली के फीड में यूज़ हो सकता है, वो बड़े आराम से बन जाता है। इसी तरीके से मैं अर्थवर्म जो है ना, उससे ये अलग प्रोडक्ट बना रहा हूँ। मैं हालिया एक तजर्बा शुरू किया है। हमारे पास 2 जगह पे 2 किस्म के लोग हैं। वो कुछ 100 जानवर लेके आते हैं मुल्तान से और एक जानवर जो है ना वो कोई ख़रीद के लाते हैं 60-70 हज़ार रुपये का बैल, और वो 4 महीने रखते हैं और 100 जानवर वो 70 लाख के ख़रीद के लाते हैं और वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए के बेचते हैं। 1 करोड़ 40 से 50 लाख रुपए 4 महीने में 100 जानवरों से वो कमाते हैं। और वो सारा हमारा IRRC का अभी जो हम ग्रीन वेस्ट को अलग कर रहे हैं वो सारा लेके जाते हैं और उस पर वो पल रहे हैं। इसी तरीके से आपके जितने भी यहाँ पे शिनवारी चल रहा है, जितने भी दुम्बे आप लोग खाते हैं वो सारे वेस्ट पे पलते हैं, वो जितने भी है वो सारे। तो उसके लिए मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। अभी मैंने हरिपुर में स्टडी की है, तो वो ये जो दुम्बे के बच्चे हैं, भेड़ के बच्चे, ये लेके आते हैं कागान से 20-30 हज़ार रुपये का और फिर 70 हज़ार रुपये में सेल करते हैं, 80 हज़ार रुपये में सेल करते हैं 11 महीनों के बाद, 9 महीनों के बाद, 9-10 महीनों के बाद।
और एक साल में वो उससे 50 लाख रुपए कमाते हैं। 100 भेड़ें रखती हैं, एक मोहल्ले पे 1000 घरों पे 100 भेड़ें पल सकती हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके पास, और फिर उसका जो वेस्ट है वो अलग खेत में यूज़ हो सकता है। जो काम हमने ये GDA के साथ किया, GDA हम गए वहाँ पे तो बंदर बेचारे जो है ना वो इधर उधर घूम रहे थे, प्लास्टिक बिन में घुस रहे थे उसमें। तो हमने कहा यार इनके लिए मंकी रेस्टोरेंट बनाओ, जो वेस्ट खाना आता है इनके लिए यहाँ पे जगह 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 बनाओ, और ये खाएंगे, सीड भी कैरी करेंगे, और वेस्ट को भी जो काम हम 45 दिन में करते हैं 12 घंटे में रिसाइकिल कर देंगे। जितने भी बंदर हैं, वो वाइल्ड लाइफ वाले हमारे पीछे पड़ गए कि आप लोग गलत कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप लोग फिर ठीक कर लें, क्योंकि वही बंदर जो हैं वो आप इधर जाएँ गलियात में तो वो सारा दिन बिन के अंदर घुसे हुए होते हैं, आपको नज़र आ रहे होते हैं। प्लास्टिक से बेचारे बड़ी मुश्किल से चीज़ें निकाल के खा रहे होते हैं। तो आप उनके लिए सेपरेट करके खाना रख सकते हैं और वो आपको रिसाइकल करके दे सकते। तो आपको बहुत सारे कवानीन, वाइल्ड लाइफ वाले को कानून को समझाना पड़ेगा कि भाई आप बताएं आप क्या SOPs चाह रहे हैं कि किस तरह का इनका वेस्ट मिले या किस तरह का इनको खाना मिले, ठीक है ना। तो इसी तरीके से म्यूनसिपैलिटी को पूछना पड़ेगा, इसी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट को। ये सारे आपको अपने सारे जो कायदे कानून हैं वो 50 साल पुराने हैं या 100 साल पुराने हैं, उनको रिवाइज़ करना पड़ेगा। जी यकीनन ये मौजू जो है वो बहुत बड़ा है और किसी एक नशिस्त में जो है मुमकिन नहीं है कि हम उसका अहाता करें या उस पर जितनी एक मुमकिन है हमने कोशिश की है कि इसके ऊपर बात कर सकें। मैं चाहूँगी कि हम ऑडियंस से भी तपे बैठे हुए हैं सारे जी ले लें। जी अगर आप में से कोई कमेंट करना चाहे या सवाल पूछना चाहे। जी माय नेम इज़ खालिद और मैं बेसिकली वेस्ट वाटर के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत काम कर चुका हूँ। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान में वाटर टेक्नोलॉजी को हेड करता रहा हूँ। तो आई वाज हियर फॉर दिस वेस्ट इनटू रिसोर्सेज। दरमियान में वाटर ट्रीटमेंट की बात हुई तो उस रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एक तो इसमें थोड़ा सा मुझे या यंगस्टर्स को दिखा दें कि हम सिखा दें या थोड़ी सी डायग्राम अगर हो जाए कि हाउ आर यू ऑपरेटिंग योर दीज सेंटर्स जहाँ पे आओ सेग्रीगेशन वगैरह करनी है। दूसरा ये वेस्ट वाटर के ऊपर मेरा ये है कि जितना एक पूरा सिटी वेस्ट वाटर क्रिएट करता है शायद उससे ज़्यादा एक टेक्सटाइल मिल कर रही होती है। एक टेक्सटाइल मिल, और मैं 257 टेक्सटाइल मिल्स के ETP इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को देखता रहा। तो वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद अभी माइंडसेट ही नहीं है पानी के ऊपर। इवन हम लोग इधर की बातें कर रहे हैं कि ये नहीं करते, गवर्नमेंट नहीं करते। इंडिविजुअल लेवल पे आप में पानी को कितना प्रिजर्व करते हैं या कंजर्व करते हैं, इस तरह का यहाँ पे कोई है नहीं। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी वेस्ट वाटर के ऊपर भी थोड़ा सा। अच्छा, हमारे दफ्तर में हमारा ऑफिस जो है, हमारा छोटा सा ऑफिस है IGP रोड के ऊपर, और हमारा जो प्लांट है उसके ऊपर हम रेन वाटर सारा यूज़ करते हैं। हमने वहाँ पे टैंक लगाए हुए सारे। इस्लामाबाद पिंडी में हफ्ते में एक दफ़ा बारिश हो जाती है, कभी कभार तो लंबा बारिश नहीं होती लेकिन यहाँ हो जाती है। हत्ता कि हमारे जो बाथरूम है तो हमने जो सिंक के नीचे भी डब्बे रखे हुए हैं, और हम जो हाथ धोते हैं तो वो फिर कमोड में पानी में। ये इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूँ, मतलब कलेक्टिव लेवल की तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसको हम कर सकते हैं कि वो कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई हम इस हद तक चीज़ें कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अभी आगे चल के इसके क्राइसिस मज़ीद बढ़ेंगे, और अगर अभी से हमने अगर तैयारी नहीं की तो हम फिर जो है ना फिर इसी तरह घूमेंगे जैसे BISP के पीछे घूम रहे हैं या हम रमज़ान में राशन के पीछे घूमते हैं, तो इसी तरह पानी के पीछे भी हम घूमेंगे। अब फिर हम लोगों से आटा नहीं मांगेंगे, पानी मांगेंगे, यानी वो दिन करीब है कि अब हम उस तरफ जाएंगे। तो उसके लिए हमें छोटे छोटे एफर्ट्स करने चाहिए अपनी घर की सतह पे। मेरे घर के छत के ऊपर मैंने एक तो किचन गार्डनिंग बनाई है पूरी। दूसरा, मेरी जो ममटी है उसके नीचे मैंने एक वो लगाया है ड्रम, और उसमें पानी आता है और वो किचन गार्डनिंग सारा मेरा उससे चलता है। ये आम करना चाहिए कि आप, हमने इधर पिंडी में अभी इनको मशवरा दिया था RDA को, तो उन्होंने 2 जगह किया है कि जो वज़ू वाला पानी है यानी मस्जिदों वाला उसको पार्क को दे दें, उसका टैंक बना लें। अब हमारा उसमें थोड़ा सा मौक़िफ़ ये है कि वो अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं तो फिर एनर्जी लगती है, तो इसको थोड़ा ऐसा डिज़ाइन किया जाए कि पानी फ़्लो में खुद ब खुद आ जाए, यानी उसको कोई टेक्निक ऐसी की जाए इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ F-17 में भी इनको कहा है कि जो मस्जिदों के साथ ना ऐसे टैंक बना लें। वज़ू वाला पानी साफ़ होता है, उसमें साबुन वाबुन नहीं होता, इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, तो आप उसको बड़ा आराम से
उसको छोटी सी मोटर लगा के आप पार्क को उसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं पे इस तरह के छोटे छोटे मॉडल जो हैं वो हमने अब हम तो उसमें ये है कि एक छोटी सी चीज़ पकड़े ना, उसके लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं, फिर एफर्ट्स चाहिए होते हैं। और जो लोग फिर फंडिंग करते हैं वो फिर कहीं पैसे, कहीं डोनर, वो फिर उनकी मिन्नतें कर करके नीले पीले रिपोर्टें दे दे के बंदा पागल हो जाता है। तो अब हम फिर फोकस रहते हैं कि जितना हम खुद से कर सकते हैं या मॉडल बना सकते हैं तो वो हम मॉडल बना के इनिशिएट करें, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा जो आपने कहा, आप तो खुद उस्ताद हैं, आपको चीज़ें समझ है, कि आपने कहा कि ये कैसे चल रहा है, तो आप सबको दावत है। एक दिन मैंने जितनी बातें की, आप लोग B17 हमारा है प्लांट मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी के साथ, और वहाँ वेस्ट वाटर का भी उन्होंने लगाया बड़ा अच्छा। तो आप लोग एनी टाइम वहाँ पे आ सकते हैं। वो कोई NGO का प्रोजेक्ट नहीं है, वो प्लांट उन्होंने बना के दिया है, हम उसको रन कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप आएंगे तो हम वहाँ पे चूना डालेंगे और वो आपको दिखाएंगे। आप एनी टाइम वहाँ पे आ जाएं, सर्च करें, 19 नंबर गली है वहाँ पे, एनी टाइम आप वहाँ चले जाएं। वहाँ पे आपको कंपोस्ट बनती हुई नज़र आ रही होगी, ये सारे प्रोडक्ट वहाँ बनते हैं। आप किसी नर्सरी पे चले जाएं, आपको ये हमारे प्रोडक्ट नज़र आ रहे होंगे। और इसके ऊपर हमने बाकायदा ऊपर लिखा हुआ है कि सॉलिड वेस्ट का ये इनिशिएटिव है, इसकी सॉलिड वेस्ट से हमने ये बनाया है, इसके सारे वो किया हुआ है। तो ज़्यादा बेहतर यही होगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप YouTube पे हमारी डॉक्यूमेंट्री सर्च कर सकते हैं, E-गार्ड के नाम से। आप लोग काफ़ी सारी हमारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उसमें प्रोसेस सारे आपको मिल सकते हैं कि अगर आपको समझने IRRC लिखें या E-गार्ड लिखें तो YouTube पे हमारी डॉक्यूमेंट्रियाँ पड़ी हुई हैं, तो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। पहले तो अगर मेरी तरफ से कोई टारगेटिंग आप समझ रहे हैं तो उसकी इंतहाई माफ़ी। मैं सीकर हूँ और सवाल करने की आदी हूँ। मेरा नाम साइमा बतूल है और बस मुझे एक तालिब इल्म ही समझ लें, बस तालिब इल्म ही हूँ मैं। सब तमाम मौज़ूआत पे बात हुई, कुछ मौज़ूआत से हट के भी हुई, बहुत सारी बातें और सीखने को मिली जो आपने घरों से शुरू की और फिर जाके इंडस्ट्री तक पहुंचा दी, और ये लंबा सफ़र आपने 1-1.5 घंटे में तय कर लिया। बहुत मेहरबानी है आपकी। बात करने की है कि एक नेचुरल सिस्टम होता है सैनिटेशन का भी, रिसाइकलिंग का भी। एक तो उस पर थोड़ा ज़रा बता दीजिए कि फ्लड आता है तो क्या होता है, ज़मीन का क्या हाल हो जाता है, जहाँ ज़मीन के नीचे जो डंपिंग होती है किस लेवल तक फिर वो डेवस्टेशन जो है उसको दोबारा कारीगरी में ले आती है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि वो जो शुरू किया है कि माओं से और औरतों से और घरों से जो सफाई और वज़ू का पानी और रिलीजन का थोड़ा सा असर, उसमें भी उसको भी थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें कि देखें जिस जनरेशन में मैं और आप थे तो हमें स्कूल में ड्यूटी होती थी कि जाके आप झाड़ू भी देंगे, तो माहौल बदल गया अब। लेकिन अगर इसकी ये खूबसूरती देखें कि मैंने और आपने अपने क्लासरूम्स में झाड़ू दिए, डस्टिंग की है, तो एक खूबसूरती है। लेकिन इस इरा में एक खूबसूरती है कि बाकायदा अब यहाँ पे ये इंडस्ट्री है जिसमें आपको नौकरी मिलती है कि आप ये खाकरूब या स्वीपर या मासी या जो भी नाम दे देते हैं। इसमें एक बताएं कि फ़र्क जो है इंडस्ट्री बनते बनते क्या फ़र्क पड़ेगा। तीसरा भी एक सवाल मेरा है कि जब आप बात करने लगे कि इस्लामाबाद, और बार बार आपने इस्लामाबाद, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्लामाबाद कुछ बेहतर है तो सही ना, हमारे पास कुछ बेहतर चले, हमने कुछ तो कर ही लिया है, कुछ मोहल्ले ही साफ़ कर लिए जो हम तरक्की के सफ़र की तरफ जा रहे हैं। दुनिया इटसेल्फ देखें एक लार्जर पॉपुलेशन की तरफ जा रही है, फैलती चली जा रही है। इस्लामाबाद भी फैलता चला जा रहा है, पिंडी भी फैलता चला जा रहा है। तो जो आपने फरमाया कि जे वेस्ट, आप 2 किलो गंदम खाते हैं तो फिर आप 2 किलो जो है वो वेस्ट ही बनाएंगे, तो ये तो आपने बिल्कुल इसको बैलेंस कर दिया। अगर आप इसकी आपकी इफ़ वी बाय दिस वर्जन ऑफ योर्स कि 2 किलो गंदम खा ली, 2 किलो वेस्ट, तो फिर वाई आर वी वर्किंग ऑन द वेस्ट? थैंक यू। आई नाइट हम इसको थोड़ा मुख्तसर रखेंगे क्योंकि टाइम की ये थोड़ी किल्लत है। ये 1.5 घंटा और चाहिए। आपका शुक्रिया। नहीं, एक तो इस्लामाबाद के हवाले से वैसे बड़ा मुश्किल है जी, आप 10 के वीडियोस निकाल के देखें जी, टाइम कम हो गया, जवाब नहीं। एक तो इस्लामाबाद के हवाले से मैं बायस नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि चूँकि देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, नॉर्मली होता ये है कि वो एक मौलवी साहब ने लोगों को कहा कि भाई जो मस्जिद की सफाई कर देगा तो उसको इतना सवाब होगा, जो इसमें हिस्सा डालेगा इतना सवाब होगा, वो करेगा।
तो एक चौधरी साहब थे, वो आके रोज़ाना मस्जिद को धो रहे होते थे, साफ़ कर रहे होते थे। तो मौलवी साहब ने कहा भाई तुम क्या करोगे जी? आपने कहा सवाब होगा। भाई कहीं तू पिंड का चौधरी है भाई, तू पैसे पूसे दे थे भाई को तू, ठीक है ना। तो जो इस्लामाबाद है पिंड का चौधरी है, ठीक है ना। अब इसको ये करना चाहिए कि हमें वो सहूलतें कि जो किसी और जगह पे नहीं मिलती हैं, हमें यहाँ पे, बिल्कुल आप बात ठीक है, इस्लामाबाद की हद तक ठीक है कि यहाँ साफ़ तो हो गया। मैंने पहले बताया कि तो ये 10% है या 20% है। दूसरी जो बात मैंने आपको बताई वो ये है कि ये अपना वेस्ट ले जाके डाल कहाँ रही हैं। तो मैं इसके एंड सॉल्यूशन नहीं है, स्टार्ट में सॉल्यूशन है इनके पास, एंड सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं ज़्यादा फोकस मेरा एंड पे रहा है कि उन्होंने वो क्या किया इस तरीके से। फिर जहाँ पे आप नेचर की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम कभी कभी आपस में डिस्कशन करते हैं कि यार इस वक्त 8 अरब की दुनिया हो गई है, तो ये दुनिया 2 अरब से भी चल सकती थी। 8 अरब की ज़रूरत नहीं थी, 2 गरीब मिल के 8 गरीब पैदा कर लेते हैं, ठीक है ना। और दुनिया में इस वक्त जो ज़्यादा पॉवर्टी लेवल ज़्यादा बड़ा है और उसके स्टेट के अपने आंसर हैं, बाकी चीज़ें हैं, उस पर हमारी एक अपनी विज़न है उसके ऊपर कि भाई क्या क्या मसाइल चल रही हैं। तो हम ये समझते हैं कि बुनियादी तौर पे इंसान ने नेचर को डिस्टर्ब किया है। जहाँ जहाँ ये पहुँचा है, इसने नीचे यानी नीचे इसने तेल निकाल के सारा हवा में फूंक दिया है। अब उस तेल को हवा से पकड़ने के लिए एक चीज़ है, वो दरख्त है। दरख्त भी हमने काट दिया। अब मैं कल सुबह अपनी गली में था तो हमारी गली से दरख्त कट गया। मैंने गार्ड को पकड़ा, मैंने कहा यार यहाँ दरख्त था, क्यों काटा आप लोगों ने? ये सूख गया था। मैंने कहा सूखा तो नहीं था। मैंने उसके बच्चे सामने शिफ्ट किए हैं सारे अपने घर के सामने, सूखा तो नहीं था। तो अब बुनियादी बात यह है कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो नेचर के अगेंस्ट इंसान कर रहा है। और कोई परिंदा भी धुआं नहीं पैदा करता और कोई जानवर शापर नहीं पैदा करता, और लाखों तादाद की मखलूक़ात हैं जो पल भी रही हैं। हमने सारा मारगल्ला उखेड़ा और ये लगा दिया सारा। आप जाएं मारगल्ला की हालत देखें, हमने ये कंक्रीट सिटी बनाई है और ये इस तरह नहीं बना रही है। आप वहाँ से शुरू करें, यहाँ इस्लामाबाद की सिर्फ बात कर रहा हूँ, और आप वो ब्लू वर्ल्ड सिटी तक चले जाएं, चक्री तक, आपको कंक्रीट ही कंक्रीट नज़र आएगा। कहीं आपके पास कवानीन नहीं है कि यार कोई दरख्त भी लगा दो, कहीं कोई ग्रीन एरिया भी छोड़ दो भाई साहब, खुदा के लिए कुछ थोड़ा सा ये कर लो। ये मुशर्रफ ने सारे रोड बना दिए, वो लाशारी उस पर था, उसमें हमने कहा था कि भाई ये जो ट्री प्लांटेशन कर रहा है अपने सर पे भी उसने बाल लगा, हमने कहा ये दरख्त उखाड़ उखाड़ के सर पे लगा रहा है। जितने भी दरख्त थे सारे, ये इनमें कवानीन में नहीं थे, जो ये सारे आपके 9th एवेन्यू और ये सारे बने, ये किस और पैराए में बने। एनीहाउ, तो नेचर के जो अगेंस्ट जो चीज़ें हैं, अगर आप देखें यहाँ पे आग पैदा करेंगे तो वो जाके ग्लेशियर को पिघालेगा और ग्लेशियर के दरिया नीचे आएंगे और आपकी ज़मीन को बर्बाद करेंगे। मैं आपको बात बताऊँ, हमने 100 साल दिल खोल के नाला लई में गंद डाला। 2001 में फ्लड आया 23 जुलाई को, वो सारा गंद उठा के हमारे घरों में नाला लई में फेंक दिया। हमारी भैंसें की छतों पे चढ़ गई, हमारे पंखों के साथ छापर लगे हुए थे। तो नेचर अपना इंतकाम लेती है। अगर आप कहीं पे भी नेचर के खिलाफ काम कर रही हैं, ये आज आपका ब्लास्ट नहीं होगा, कुछ अरसे बाद हो जाएगा, लेकिन एक बड़ा डिजास्टर होगा आपकी इन हरकतों की वजह से। तो इसलिए हमें बतौर इंसान इन चीज़ों को महदूद करना होगा, और उसका जो आसान तरीका है वो ये है कि आप महदूद वसाइल इस्तेमाल करें। आप घरों के अंदर भी, सॉरी सर, कथा कलामी माफ, उसमें आबादी जो है उसको महदूद करने के ऊपर भी बहुत एम्फेसिस होना चाहिए, क्योंकि सारे जो मसाइल, मैं वही कहा ना कि भाई 2 अरब के साथ भी दुनिया चल सकती है। औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में चल रही थी, हिंदुस्तान की आबादी 2 करोड़ थी, आज 2 अरब है। औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में इस हिंदुस्तान की आबादी 10 करोड़ लोग थे टोटल, और आज 2 अरब है। ठीक है ना, ये देख लें आप, हिंदुस्तान आपके सामने, बांग्लादेश आपके सामने, पाकिस्तान आपके सामने, और चल रहा था, हिंदुस्तान अच्छा चल रहा था। ठीक है, ठीक है। तो हम बुनियादी तौर पे जो नेचर के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं वो हम कर रहे हैं, और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा किसी न किसी शक्ल में, चाहे सुनामी की शक्ल में हो, चाहे दरियाओं की शक्ल, ज़लज़लों की शक्ल में हो। जो आपने ग्लेशियर पिघाल दिए ना, तो अंडरग्राउंड में जो लावा पड़ा हुआ है, आपने उसको बाहर निकलने का मौका दे दिया, वो आपको डिस्टर्ब करेगा। आपने उसको डिस्टर्ब किया, आपने छेड़ा उसको, तो वो आपको छेड़ेगा किसी वक्त में। तो उसमें से जो आपकी जितनी भी, उसमें एक जो हरकत हमारी है उसमें वो वेस्ट वाली है। आप देखें, सुबह आप उठें जाएं, ये CDA के मुलाजिमीन, ये आप सुबह जाएं, मैं सिर्फ एक उसकी नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये हालात हैं, आप जाएं, वो सबसे पहले कूड़ा इकट्ठा करता है, उसको आग लगाता है। आपको जगह जगह आग लगती हुई नज़र आ रही होगी चीज़ें। ठीक है ना। तो अब जो कूड़े को आग लगाना एक जुर्म है, लेकिन उनको समझ नहीं है ना। इसी तरीके से आप बहुत सारी जो गाड़ियां चला रहे हैं, बहुत सारी जो चीज़ें कर रहे हैं,
आप बहुत सारा वेस्ट जो जला रही हैं तो उससे मसाइल पैदा होंगे और ये अल्टीमेटली इंसानियत के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। एक मुफक्कर ने कहा कि जो इंसान ने इसको दुनिया को डिस्टर्ब किया है तो ये अनडू अब नहीं कर सकता। अब सिर्फ अगर ये थोड़ा सीधा हो जाए तो उसकी उम्र को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। मेरी किताब के शुरू में ये लिखा ही मैंने यही है कि शायद हम इस दुनिया को, और मैं इस पे सोचता रहा कि ऐसा क्यों है, तो मुझे क्या समझ आई कि 2 पाँव पे और कोई चीज़ खड़ी नहीं होती, इंसान खड़ा होता है। बिलमानस की एक शक्ल है और कोई चीज़ नहीं, बाकी या तो चौपाए हैं या उड़ने वाले परिंदे हैं, ठीक है। तो ये इस खित्ते का नहीं है, इसकी मिलती जुलती कोई चीज़ नहीं है इसके साथ, ये कहीं और से आया है। तो इसने दुनिया को आग लगाई हुई है, ये तीली लगाई है दुनिया को। है तो इसी दुनिया का, हरकतें हो रही हैं। नहीं, इस दुनिया का नहीं है। आपके तो मजहब में भी है कि भाई कहीं और से आया है। डायमंड पड़े तो कहाँ से? हाँ, सोने नहीं पड़े। आपने जो बात की स्कूल की, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। मैं भी उन स्टूडेंट्स में से हूँ जिन्होंने अपने हाथों से अपने स्कूल को साफ़ किया हुआ, और वो सबसे ज़्यादा अच्छी फीलिंग है। और आजकल जैसे हम पहले रवैये की बात कर रहे थे कि थोड़ा सा हमारे रवैये और वो कल्चर जो है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि आज हम अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा खाना मंगाते हैं, क्योंकि वो हमें लगता है कि शायद ये कोई बहुत कि बड़ी बड़ी बात है, हम बहुत रिसोर्सफुल लोग हैं कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मंगवा सकते हैं और उसको फिर ज़ाया कर देते हैं। तो ये मैंने एक दफ़ा एक वीडियो देखी, बाकायदा बच्चे सफाई कर रहे हैं अपने स्कूल में, बच्चियाँ ही हैं वो, और उसको कंडेम किया गया कि देखिए बच्चे अपने स्कूल को साफ कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही बेसिक सी स्किल भी है और आपकी अटैचमेंट भी शो करती है उससे कि आपने उसको, आपकी जगह है, आपने उसको साफ़ करना है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मुझे इस वक्त यहाँ कोट करनी चाहिए या नहीं। माएँ हमारी अक्सर कहा करती थी कि पंजाबी में है कि कुत्ता भी अगर बैठे ना जिथे उथे अपनी जगह साफ करके बैठ। तो अब ये हमारे रवैये हैं और वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। जाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हम बहुत तनकीद कर सकते हैं और हम मोस्टली उसी पे करते हैं, अब क्योंकि हम इनफरादी तौर पे तो अपनी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है ना, कि हम हमारे घरों में जो कूड़ा जाता है, ऐसे तो नहीं है कि मैंने अपने घर में किचन में 2 बिन्स रख ली हों कि जी इसमें सारा ग्रीन वेस्ट जाएगा, इसमें प्लास्टिक जाएगा, और क्योंकि मुझे पता है कि आगे भी उन्होंने फिर एक में ही डाल देना है। अगर मैंने ऐसे करना भी है तो उन्होंने एक थैले में डाल के ले जाना है उसको। तो हमें ज़्यादा ज़रूरत ये है कि हम अपनी इनफरादी सतह पे हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं और फिर वो आगे कलेक्टिव उसमें चेंज हो जाता है, उसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करें। और सॉरी सर, क्योंकि जो प्रोग्राम का टाइम था वो 4:30 तक है, हम थोड़ा सा उसको लंबा ले गए और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही। और ये सेशन थोड़े होते हैं, आपने जैसे कहा सवाल के लिए टाइम ख़त्म हो जाता है, तो आई एम सॉरी कि टॉपिक बहुत बड़े हैं और इन पे बात भी बहुत कम होती है, हालांकि बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। और पाकिस्तान जो है वो टॉप वल्नरेबल कंट्रीज़ में आता है जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बात होती है। और हम कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले को जारी रखें और आपको दोबारा फिर जहमत दें। और आप सबकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत शुक्रिया और हम बहुत मशकूर हैं आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपका शुक्रिया। और आप लोग अगर चाहें तो मेरी किताबें यहाँ पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें अगर आपको चाहिए, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं या तो रिपोर्टें भी यहाँ हैं तो आप लोग लेके जा सकते हैं। जी सर, और हम इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। जी तो मुझे ये मेहरबानी फरमा के बताएं कि इस पे कीमत लिखी है 200 रुपये, 200 रुपये, तो वो किसको देनी है? वो किसको देनी है? ये आज के दिन के लिए फ्री ऑफ कास्ट है, आप लोग लेके जा सकते हैं। और अगर आप लोगों को और चाहिए, बिल्कुल आपको, आप लेके चले जाएं, आप लेके जा सकते हैं। आप लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, शुक्रिया जी।